हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने रेस्ट कर लिया होगा और फिर से वापस वैसी ही एनर्जी से आए होंगे। ऐसे थके तो नहीं होंगे, मैं ये मानकर चल सकती हूँ। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, अच्छा। तो पिछली क्लास में जो पढ़ा था वो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अभी तक हमने बेसिक डेफिनेशंस ही देखी है। सर्वे के बारे में जाना है, सर्वे क्या होता है, कितना एग्जाम्स में इसका वेटेज रहता है। और हमने देखा कि हमारा सर्वेइंग सब्जेक्ट में कुछ क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। मैं वहाँ पर स्टार मार्क कर रही हूँ और आपको बता रही हूँ कि कहाँ कहाँ से सवाल आते हैं। और हम धीरे 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 देखते जाएंगे कि कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डायरेक्ट आप देखोगे कि बुक में भी यही है और यहाँ पर कंटेंट में भी यही लिखा हुआ था, है ना। फर्स्ट लेक्चर नहीं आया था। देखिए, अब कल से आप रूटीन में टाइम पे आया कीजिए, क्योंकि अगर आगे क्या होगा कि अगर कोई एक क्लास छूट जाएगी फिर मुश्किल हो जाएगा, पिछला समझ में नहीं आएगा। अभी तो इंट्रोडक्शन वाली क्लास है, तो बेसिक डेफिनेशंस ही है, क्लासिफिकेशन ही है, तो चलता है। अगर पिछली क्लास नहीं देखी थी तो अभी वाली देख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन इसके आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे से वो टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे जो पिछले टॉपिक से पूरे पूरे रिलेटेड होंगे, है ना। चलिए, तो आगे चलते हैं, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो अभी तक हम लोग ये जान गए हैं कि सर्वे हमारा वो आर्ट है जिसमें हम लोग डिफरेंट पॉइंट्स का पोजीशन निकालेंगे ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। कैसे? हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट लेके, एंगुलर मेजरमेंट लेके, और मैं एलिवेशन मेजर करके। अब सर्वेइंग में हमने प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे पढ़ा। प्लेन सर्वे हमने देखा 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से कम एरिया के लिए है। जियोडेटिक सर्वे इससे ज्यादा एरिया के लिए। जियोडेटिक में अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर करेंगे तो उसकी एक्यूरेसी क्या रहेगी मैम? ज्यादा रहेगी। अब हमने देखा 18.5 किलोमीटर वाला पॉइंट, मैं वहां पर एक छोटा सा पॉइंट करेक्ट करना चाहती हूँ। 18.5 किलोमीटर जो मैंने आपको वैल्यू लिखाई वो एसके दुगल जो हमारी रेफरेंस बुक है वहां पर दी गई है। तो मेरे से वो चेंज मतलब वो हो गया था स्किप। तो जो 12 सेंटीमीटर है वो बीसी पुनमिया में दिया है। 18.5 किलोमीटर इज ऑल्सो करेक्ट। मैंने 18.5 इसलिए लिखाया है क्योंकि उसको मैंने खुद सॉल्व करके निकाला था और मेरे पास भी वैल्यू 18 के पास ही आई थी। और एसके दुगल में भी 18.5 किलोमीटर दिया है, तो इसीलिए मैंने कहा कि उसके लिए मैं श्योर हूँ, आप वो वैल्यू लिख लीजिए। बुक में अगर कंफ्यूजन हो तो वो एसके दुगल में 18.5 किलोमीटर दे रखा है, ठीक है। अच्छा हाँ, लाइव नहीं आया था तो कैसे ज्वाइन करें? मतलब गोविंद, आप तो लाइव थे, आपने तो क्वेश्चन भी पूछा था। अच्छा, तो अब हमने क्लासिफिकेशन देखी थी सर्वे की, इस बेसिस पे कि हम सर्वे कहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमने देखा लैंड पे सर्वे कर रहे हैं। आंसर करना मुझे, लैंड सर्वे को किन पार्ट्स में क्लासिफाई किया था? जल्दी से रिवाइज हो जाएगा, फिर मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ, सेम फ्लो में वापस आ जाएंगे। जब हम लैंड सर्वे की बात कर रहे थे तो लैंड सर्वे को हमने किन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था? बिल्कुल, और सब्जेक्ट पढ़ाने की भी पूरी पूरी कोशिश है, मेरी पूरी कोशिश है। लैंड सर्वे हमारा किन 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है? लैंड सर्वे को हमने 3 पार्ट्स में बांटा था। सबसे पहले टोपोग्राफिकल सर्वे, जिसमें नेचुरल और मैनमेड फीचर्स को लोकेट करते हैं। कैडेस्ट्रल सर्वे, जिसमें प्रॉपर्टी लाइन, बाउंड्री लाइन बनाते हैं। और तीसरा सिटी सर्वे, जिसमें वाटर कैरिंग पाइप, सीवर पाइप्स और हाईवे और हमारे रोड्स कहाँ से जा रहे हैं हम वो देखते हैं। फिर देखा था हाइड्रोग्राफिक सर्वे, एरियल सर्वे और एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कि हमारी बाकी की क्लासिफिकेशन सर्वेइंग की क्या है और हम किस किस बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं, और फिर देखेंगे कि हमारे सर्वे का प्रिंसिपल क्या है। वेरी गुड, टोपोग्राफिकल और कैडेस्ट्रियल और सिटी सर्वे, ठीक है। अभी समझ में, बिल्कुल समझ में आ जाएगा सौरभ। तो इससे पहले वैसे मैंने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन बताया, उसको जरूर देख लेना। अगर आप जीरो से पढ़ रहे हो, आपने सर्वे कभी भी नहीं पढ़ा है, तो मुझे लगता है आपको पिछला लेक्चर देख लेना चाहिए। अगर पहले पढ़ा है तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम क्लासिफिकेशन सर्वेइंग की देखेंगे, इस बेसिस पे कि हम सर्वे क्यों करना चाहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वे। तो इस बेसिस पे क्लासिफिकेशन सीखने वाले हैं। तो अभी आप ध्यान से बस मुझे सुनते जाइए, सारे नोट्स आपको प्रॉपर मिल जाएंगे जो आपको अपनी नोटबुक पे लिखने हैं। एक एक लाइन का मतलब आपको पता होगा। जितनी चीजें हमने यहाँ पर लिखी हैं, जो पिछली क्लास में स्लाइड्स थी, वो सारी एक एक लाइन का मतलब आपको पता होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है?
ऑब्जेक्टिव मतलब हम सबके जीने का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई मेरे को ये बनना है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, मुझे यहाँ तक पहुँचना है, मेरा ऑब्जेक्टिव लाइफ का ये है। जैसे आपका ऑब्जेक्टिव लाइफ का हो सकता है कि मुझे हमेशा सच बोलना है, मुझे हमेशा एक अच्छा इंसान बनना है, या मैं जो वादे करूँगा मैं वो प्रोमिसेस पूरे करूँगा, कुछ ऑब्जेक्टिव लेकर जीते होंगे अपनी लाइफ में। तो वैसे ही हम सर्वे को क्लासीफाई करेंगे इस बेसिस पे कि सर्वे करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है, उस बेसिस पे हम सर्वे को क्लासीफाई करते हैं। तो सबसे पहले आता है इंजीनियरिंग सर्वे। तो इसमें जो सबसे पहला आएगा वो आता है इंजीनियरिंग सर्वे। ऑब्जेक्टिव हमारा सर्वे करने का क्या है? इंजीनियरिंग सर्वे। इंजीनियरिंग सर्वे का मतलब क्या होगा मैम? अगर आप इंजीनियरिंग पर्पस के लिए सर्वे कर रहे हो, हमारा पर्पस है इंजीनियरिंग वाले काम हमें करने हैं, तो उसके लिए जो सर्वे किया जाएगा वो इंजीनियरिंग सर्वे होगा। अब मुझे बताओ इंजीनियरिंग सर्वे में कौन कौन से सर्वे आएंगे? मैम अगर हम बिल्डिंग बना रहे हैं, हम ब्रिज बना रहे हैं, हम रोड्स बना रहे हैं, तो ये सारे क्या आएंगे? ये सारे जो होंगे ये कौन से सर्वे हैं? ये हमारे इंजीनियरिंग सर्वे हैं। तो हमारा पर्पस क्या था सर्वे करने का? पर्पस था कि हम लोगों को इंजीनियरिंग वाला काम करना है, उसके लिए जो सर्वे किया वो कौन सा सर्वे हुआ? इंजीनियरिंग सर्वे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे। अब हमारा जो पर्पस है सर्वे करने का वो है कि मिलिट्री पर्पस। मिलिट्री मतलब मिलिट्री ने हमें बोला था कि यार इस जगह, ये खुफिया जगह, इसकी हमें डिटेल निकाल कर बताओ। तो पर्पस क्या था? उन्होंने हमसे डिटेल मांगी थी, उसके लिए हमें सर्वे करना पड़ा। तो नाम से ही पता चल रहा है, अगला जो सर्वे है दैट इज मिलिट्री सर्वे। और ऑब्जेक्टिव क्या था? मिलिट्री पर्पस के लिए हमें सर्वे को परफॉर्म करना था। ठीक है, अब मुझे बताना जियोलॉजी से क्या समझते हो? कोई स्टार्टिंग में पूछ रहा था कि मैम जियोलॉजी क्या है, तो जियोलॉजी से क्या समझते हो? जियो से आपका एक और टेक्निकल सब्जेक्ट का नाम है, वहीं से पता चल जाएगा। बताओ जरा, जियोलॉजिकल सर्वे में किस चीज का सर्वे किया जाता होगा? जियोलॉजिकल सर्वे में हम क्या सर्वे करते हैं? जियोलॉजिकल, जियो टेक्निकल। फर्स्ट लेक्चर कब हुआ? अरे आपको अशोका बैच ए में जितनी क्लासेस मिल रही है सभी का टाइम क्या है? शाम के 6 बजे। तो 6 बजे से ही क्लासेस हमारी सभी की सभी क्लासेस चलेंगी। तो आगे वाली जो क्लासेस हैं उनका टाइम भी सेम रहेगा, तो याद रखना। ठीक है, अच्छा, तो जियोलॉजी, जियो मतलब अर्थ से रिलेटेड होगा। जब मैं जियोलॉजिकल सर्वे की बात करूंगी तो हम इसमें किसके बारे में स्टडी करते हैं? डिफरेंट स्ट्राटा ऑफ अर्थ, डिफरेंट स्ट्राटा ऑफ अर्थ या अर्थ लेयर्स। अर्थ की स्टडी करेंगे, सॉइल की स्टडी करेंगे। जैसे मान लीजिए ये हमारा ग्राउंड लेवल है, इसके नीचे जो सॉइल है उसका क्या टाइप है, इसके नीचे जो सॉइल है उसका क्या टाइप है। तो जो आप जियोलॉजी, अर्थ के स्ट्रेटा के नीचे जाकर जो स्टडी कर रहे हो, जो डिटेल्स कलेक्ट कर रहे हो, वो कौन सा हो गया? जियोलॉजी। मेरा पर्पस क्या था कि भाई मिट्टी किस तरीके की है मुझे पता चल जाए। अगर मैं यहाँ से 10 मीटर नीचे जाती हूँ तो वो पर्पस सॉल्व हो गया। हाँ, तो ये जियोलॉजी सर्वे है। मिलिट्री ने बोला था इस जगह की डिटेल बतानी है, तो कौन सा पर्पस था? मिलिट्री का। पर्पस सॉल्व हो गया, मिलिट्री सर्वे। इंजीनियरिंग सर्वे क्या हो गया? इंजीनियरिंग वाला काम करना था, चाहे बिल्डिंग बनाना, रोड बनाना, ये सारी की सारी क्या है? इंजीनियरिंग। अब मुझे बताओ आर्कियोलॉजी से क्या समझते हो? आर्कियोलॉजिकल सर्वे से क्या समझते हो, या आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट क्या करता है? कोई आइडिया आपको? आर्कियोलॉजिकल सर्वे या आर्कियोलॉजी क्या होती है? आपने सुना होगा इसके बारे में। अगर नहीं सुना, जिसने नहीं सुना कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसे थोड़ा बहुत आइडिया है वो आर्कियोलॉजी, अरे नहीं 8 बजे से नहीं था, 6 बजे से ही था। कोई बात नहीं, आप उसको रिकॉर्डेड देख लेना, कुछ नहीं, बेसिक इंट्रोडक्शन था, पर उसको जरूर देख लेना ना, उसको स्किप मत करना, बहुत जरूरी है। आर्कियोलॉजी का मतलब है हमारी पुरानी चीजों के बारे में स्टडी करना। जो लोग ये देखते हैं कि भाई इस राजा का किला यहाँ पर था, हम कहाँ से आए हैं, या फिर कभी कभी क्या होता है किसी जगह पर हमें पुरानी पुरानी चीजें मिल जाती है ना, मतलब उस तरीके की चीजों के बारे में स्टडी करने को बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल स्टडी। तो जो लोग आर्कियोलॉजी की स्टडी करते हैं उनके पास एक मैप होता है, उस मैप में यही बदली बताया होता है कि ये किला यहाँ पर है, ये पुरानी चीज यहाँ पर है। तो हमारी पुरानी सिविलाइजेशन, एंशिएंट स्ट्रक्चर्स, बिल्कुल सही बता रहे हो आप, हमारी सिविलाइजेशन, एंशिएंट स्ट्रक्चर्स, इन सब के बारे में जो हम लोग
हम इन सब के बारे में जो स्टडी करते हैं, या फिर मैं बोल सकती हूँ एंशिएंट हिस्ट्री, वो सारा क्या आ जाएगा मैम? आर्कियोलॉजिकल सर्वे। इंजीनियरिंग सर्वे आपको बता दिया, मिलिट्री हमें नाम से पता चल गया। माइन सर्वे से क्या समझते हो? माइन सर्वे से नाम से समझ में आ रहा है क्या? अगर मैं 5th पॉइंट लिखूं माइन सर्वे, तो माइन सर्वे मेरा पर्पस क्या है? मेरा पर्पस है भाई मुझे ये देखना है मुझे गोल्ड की माइन कहाँ मिलेगी, या मुझे कोयले की खदानें जो होती है ना, ये बोलते हैं शायद हिंदी में, वो कहाँ मिलेंगी। तो गोल्ड माइन या कोल माइंस कहाँ मिलेंगी वो सर्वे करना है, उसको बोलते हैं माइन सर्वे। तो मेरा पर्पस है ये ढूंढना, मुझे मिल गई माइन का है, मेरा पर्पस पूरा हो गया। और अब ये आपको गोल्ड माइन से एक मूवी याद आती होगी, अगर आपने देखा होगा। कौन सी मूवी याद आती है? आनी तो चाहिए, वैसे नहीं आती तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये क्या था हमारा पर्पस, क्या सॉल्व हुआ? हमारा पर्पस ये सॉल्व हुआ, इंजीनियरिंग सर्वे मतलब इंजीनियरिंग हमारा पर्पस है रोड बनाना, रेलवे बनाना, बिल्डिंग बनाना। माइनिंग सर्वे हमें माइंस ढूंढना है। जियोलॉजी मतलब अर्थ के स्ट्रेटा की स्टडी करनी है। अगर कोई बोलेगा मिलिट्री सर्वे तो मतलब मिलिट्री की स्टडी। KGF याद आती है ना? KGF याद आती है ना? आनी भी चाहिए याद, है ना? क्या बढ़िया मूवी बनाई है ना? अच्छा चलो मूवी की बात नहीं करते। तो ये एक ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे सर्वे की क्लासिफिकेशन। इसमें कुछ रट्टा मारने की जरूरत है? नहीं है ना? बता दो, रट्टा मारने की जरूरत है? नाम से देख के समझ में आ रहा है। अच्छा, इसके बाद चलते हैं अपनी सर्वे की नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के ऊपर। ये सारा इसका मैंने डिटेल लिखा हुआ है जो आपके नोट्स में काम आएगा। इसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज। ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, कौन से इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हो उसके बेसिस पे सर्वे को क्लासिफाई करना है। और ये जो मैं क्लासिफिकेशन बताऊंगी इससे आपको अभी पूरे सर्वे का ओवरव्यू मिल जाएगा। जो यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्लासिफिकेशन है वही हमारा सर्वे का सिलेबस है। तो जिसने पिछली क्लास नहीं देखी ये वाला क्लासिफिकेशन सुन लो, ये पूरे चैप्टर्स हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये पूरे चैप्टर्स हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब KGF बस करो अब, ठीक है। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट्स कौन से यूज हुए हैं? सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट आता है जो डिस्टेंस मेजर करते हैं। कौन सा इंस्ट्रूमेंट आता है बताओ? तो सबसे पहले आता है चेन और मैम टेप सर्वे। चेन और टेप सर्वे, चेन और टेप से क्या मेजर कर सकते हैं मैम? ऑन द बेसिस ऑफ आप इंस्ट्रूमेंट बता रहे हो, सर्वे की क्लासिफिकेशन इस बेसिस पे बता रहे हो अब कि हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं। अगर हम चेन और टेप का यूज कर रहे हैं डिस्टेंस मेजर करने के लिए, उसको बोलते हैं चेन सर्वे या फिर टेप सर्वे। वेरी गुड। जो नेक्स्ट आता है वो आता है कंपास सर्वे। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंपास सर्वे। कंपास सर्वे कौन सा सर्वे है मैम? जिसमें हम लोग कंपास का यूज करते हैं। आजकल तो फोन में भी आती है कंपास, है ना? आजकल फोन में भी आती है ना कंपास। तो कंपास का यूज करेंगे तो उसका नाम आ गया कंपास सर्वे। और कंपास की हेल्प से हम क्या मेजर करते हैं मैम? एंगल मेजर करेंगे। कंपास की हेल्प से हम एंगल मेजर करेंगे। अब चेन मैंने बोला तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने नहीं देखी हो, तो मैं आपको इसका एक एक पार्ट का नाम समझाऊंगी हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट चैप्टर में। जरा एक बार इसको नजर मारिएगा। चेन कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। ये दिखाई दे रही है, ये चेन का एक हैंडल है, ये दूसरा हैंडल है। एक पर्सन यहाँ से हैंडल को पकड़ेगा और दूसरा हैंडल यहाँ से पकड़ेगा और 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालेगा। कैसे निकालता है हम हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी मत लिखना कुछ, अभी सिर्फ समझ लो, ठीक है। उसके बाद जो मैंने बताया कंपास, ये मैंने एक ही फोटो लगाई है, ऐसे फोटो दिखा दिखा कर पढ़ाऊंगी आपको पूरा सर्वे। तो ये जो है ये हमारा कंपास, जिसकी हेल्प से हम एंगल मेजर करेंगे। कौन सा एंगल? हॉरिजॉन्टल एंगल। मैम समझ नहीं आया हॉरिजॉन्टल एंगल क्या होता है? मैं बताती हूँ। ये मेरा एक हाथ है, ऐसे लाइन जा रही है, मान लो इमेजिनरी लाइन जा रही है सीधी। ये मेरा दूसरा हाथ है, इमेजिनरी लाइन जा रही है ऐसे। तो इस सीधी लाइन और ये वाली लाइन के बीच में ये जो एंगल है ये निकालना है। ये हॉरिजॉन्टल हो गया। तो मैम वर्टिकल क्या हुआ? ये हाथ है मेरा नीचे, ये हाथ है मेरा ऊपर। इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है ये वर्टिकल एंगल है। तो ये हॉरिजॉन्टल एंगल है, ये वर्टिकल एंगल है। कंपास हमें कौन सा एंगल मेजर करके बताती है? हॉरिजॉन्टल एंगल। वेरी गुड। जिसने भी आंसर किया है प्रिज्मेटिक कंपास की फोटो लगाई है। जिसको नहीं पता टेंशन नहीं लेनी,
टेंशन नहीं लेनी, कंपास सर्वे पूरा चैप्टर है हमारा। तो अगर हम कंपास का यूज कर रहे हैं तो हमने उसको नाम क्या दे दिया, कंपास सर्वे, ठीक है। अच्छा, अगर आप थियोडोलाइट का यूज करोगे, थियोडोलाइट का यूज करोगे, थियोडोलाइट हमारा अलग से पूरा चैप्टर है, तो उस सर्वे को बोलेंगे थियोडोलाइट सर्वे। थियोडोलाइट की हेल्प से क्या मेजर कर सकते हैं मैम, हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल दोनों। थियोडोलाइट की फोटो अभी दिखाती हूँ, इसकी हेल्प से हम क्या मेजर कर सकते हैं, थियोडोलाइट की हेल्प से हम हॉरिजॉन्टल एंगल भी मेजर कर सकते हैं और वर्टिकल एंगल भी, और इवन ये इस कंपास के कंपैरिजन में बहुत ही अच्छा एक्यूरेसी हमें देता है। तो डिस्टेंस भी मेजर हो गया, हॉरिजॉन्टल एंगल भी मेजर हो गया, वर्टिकल एंगल भी मेजर हो गया। बहुत किया है ना कॉलेज में, चलो जिसने कॉलेज में किया है तो आप, अच्छी बात है, आप और अच्छे से समझ पाओगे, पर जिसने नहीं भी कॉलेज में किया है मेरी कोशिश रहेगी मैं उनको भी समझा पाऊँ। अगला सर्वे आएगा लेवलिंग। लेवलिंग के बारे में क्या समझाया था मैंने आपको, लेवल का मतलब है हाइट, जहां भी लिखा है लेवल, लेवल का मतलब है हाइट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, लेवलिंग जो हमारा सर्वे होगा इसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट पॉइंट्स का हाइट या एलिवेशन निकालते हैं। जो मैंने एग्जांपल दिया था कि जैसे मैं अभी यहाँ पर जहाँ खड़ी हूँ मैं बोल रही हूँ मेरी हाइट 5'4" है, तो मैंने अपना रेफरेंस जो है वो ग्राउंड फ्लोर से बताया कि वहाँ से 5'4" है। तो ये जो हम हाइट निकालने वाला सिलसिला करते हैं वो कहाँ पर होता है मैम, वो लेवलिंग में होता है। तो लेवलिंग में अगर मैं इसकी थोड़ी सी आपको पिक्चर क्लियर करवाऊं तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं। क्या होता है मैम, एक होता है ऑटो लेवल। कोई बोलेगा अरे ये क्या दिखा दिया मैम ने, फोटो समझ ही नहीं आई, कोई बात नहीं, अभी बस ऐसे सोच रहे हो कि एक अच्छा सा इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है, यहाँ से हमें देखना है, किसको देखना है, सामने रखा हुआ है एक स्टाफ जिसमें लिखी होती है रीडिंग 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर ऐसे करके। तो लेवलिंग में हमें इन दो इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, एक जिससे मुझे देखना है, दूसरा जिसको मुझे देखना है। जिसको देखना है वो स्टाफ है, जिससे देखना है वो लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट है। हम क्या निकालेंगे, अलग अलग पॉइंट्स का हाइट निकालेंगे। तो लेवलिंग में क्या करना है, हाइट निकालनी है, एलिवेशन निकालनी है। क्लियर हो गया। अच्छा मैम अब थियोडोलाइट भी दिखा दो थोड़ा सा। थियोडोलाइट को इतना डिटेल में समझाऊंगी आपको मजा आ जाएगा सच में। ये थियोडोलाइट है, थियोडोलाइट पे अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखो, ये दिख रहा है ना लेंस, यहाँ से मैं देख रही हूँ, जिसको भी देखना है यहाँ से मैं देखूंगी वो सामने ऐसे दिख रहा है ना, यहाँ आई की पोजीशन बनाई, ये थियोडोलाइट है। ये टेलीस्कोप है, ये घूम सकता है। अभी ज्यादा बात नहीं करेंगे। थियोडोलाइट की हेल्प से हम क्या मेजर कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल। ये क्या है, कंपास के कंपैरिजन में ज्यादा एक्यूरेट है। तो अभी तक मैंने कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स बता दिए, बताओ अभी तक कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हो गए और कौन से बच गए हैं मैम। अभी तक हमने चेन पढ़ लिया, टेप पढ़ लिया, कंपास की हेल्प से एंगल मेजर कर लिया, थियोडोलाइट की हेल्प से भी एंगल मेजर किया, और लेवलिंग की हेल्प से हमने क्या निकाला मैम, लेवलिंग की हेल्प से हमने एलिवेशन या फिर हम बोल सकते हैं हमने मैम हाइट कैलकुलेट की डिफरेंट पॉइंट्स की। अच्छा आगे और भी कोई इंस्ट्रूमेंट बच जाता है क्या, और भी कोई इंस्ट्रूमेंट बच जाता है, बिल्कुल बच जाता है, टेक्योमीटर। टेक्योमेट्रिक सर्वे किसको बोलते हैं, टेक्योमेट्रिक सर्वे किसको बोलते हैं, वो सर्वे जिसमें आप किसका यूज कर रहे हो, वो सर्वे जिसमें आप टेक्योमीटर का यूज कर रहे हो। टेक्योमीटर कैसा दिखता है, टेक्योमीटर थियोडोलाइट की जैसा ही दिखता है, बस कुछ चीजें इसमें अलग होती हैं। जब मैं थियोडोलाइट की हेल्प से एंगल मेजर करती हूँ उससे मैं डिस्टेंस नहीं बता सकती कितना है, पर टेक्योमीटर की एक अच्छी खासियत है कि टेक्योमीटर से मुझे एक बार उसको साइट पे लेके जाना है, डिस्टेंस मेजर करने के लिए चेन टेप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं तो क्या है, चेन बिछाओ, इधर रखो, वहां से डिस्टेंस मेजर करो। ये क्या करेगा, इसमें हम कुछ चीजें पढ़ेंगे, इसमें कुछ चीजें अलग होती है। तो थियोडोलाइट की तरह होता है, ये मेजर करके बताता है आपको दोनों चीजें, डिस्टेंस भी प्लस एंगल भी। तो थियोडोलाइट भी है और चेन और टेप भी है, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा टेक्योमीटर के बाद बताना जरा, क्या प्लेन टेबल सर्वे भी आ जाएगा, क्या प्लेन टेबल सर्वे भी आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा मैम। देखो जरा प्लेन टेबल सर्वे में क्या होता है, प्लेन टेबल सर्वे कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो प्लेन टेबल सर्वे में एक प्लेन टेबल होता है, ट्राइपॉड के ऊपर उसको रखा होता है, टेबल के ऊपर हम शीट लगा देते हैं,
प्लेन टेबल के ऊपर हम शीट लगा देते हैं, जो चीज मैं अभी सामने देख रही हूँ उसी टाइम पे उसको ड्रॉ कर देती हूँ। तो प्लेन टेबल सर्वे में हम लोग साइटिंग, देखने वाला काम और ड्रॉ करने वाला काम एक साथ कर सकते हैं, ये इसकी खासियत है, ये इसकी खासियत है। तो प्लेन टेबल सर्वे हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट हो गया जिसको हम लोग यूज करते हैं। अच्छा, प्लेन टेबल सर्वे हो गया, इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्लॉटिंग भी और साइटिंग भी, प्लॉटिंग और साइटिंग दोनों क्या हो सकती है, साइमल्टेनियस। अब बताओ कोई इंस्ट्रूमेंट रह गया, अब बताओ कोई इंस्ट्रूमेंट रह गया जो आपने कॉलेज में यूज किया हो साइमल्टेनियसली। अब कोई इंस्ट्रूमेंट रह गया जो आपने कॉलेज में यूज किया हो, कंपास हो गया, लेवलिंग हो गया, टेक्योमीटर हो गया, थियोडोलाइट हो गया। अच्छा, अब रह गया सेवंथ, अगर हम बात करें ईडीएम, ईडीएम या फिर मैं बोल सकती हूँ टोटल स्टेशन, ईडीएम इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट डिवाइस। तो टोटल स्टेशन सर्वे भी बोल सकते हो इसको, टोटल स्टेशन सर्वे। टोटल स्टेशन नहीं, डंपी, डंपी जो आप बता रहे हो ना वो डंपी लेवल ही आ गया, जो ऑटो लेवल दिखाया था ना अभी आपको मैंने, जिसमें हम लोग स्टाफ रख के रीडिंग ले रहे थे, वो सेम चीज थी, ठीक है। ईडीएम क्या होता है, ईडीएम और टोटल स्टेशन कहानी एक जैसी है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट। एक चीज बताना, क्या बचपन में आपने वो छोटा सा एक येलो कलर याद है मुझे, तो वो लेजर लाइट देखी है आपने, लेजर लाइट हम खरीदते थे ना उसको, फिर हम दूर दूर तक देखते थे कि इसकी रेंज क्या है, कितनी दूर तक हम इसको देख सकते हैं, कि उससे रेड कलर का एक छोटा सा डॉट दिखता था, वो लेजर लाइट देखी है आप लोगों ने, बताओ लेजर लाइट देखी है आपने? एक मिनट यार, है ना एसी, हाँ लेजर लाइट देखिए। तो इसका प्रिंसिपल भी वही है, इसका प्रिंसिपल वही है। अभी मैं इतना ही समझा रही हूँ, डिटेल में आगे आएगा। क्या हुआ, मेरे हाथ में पेन था, इससे लेजर लाइट जा रही है, वो सामने जा रही है, किसके ऊपर, सामने एक ऐसा ही लगा होना चाहिए, प्रिज्म लगा होना चाहिए, मतलब शीशा होना चाहिए जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस आ सके। तो मेरा इंस्ट्रूमेंट कैसा है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट, इलेक्ट्रॉनिकली मेजर कर लेगा डिस्टेंस। यहाँ से गई लेजर लाइट, वहां से वापस आई, उसने क्या मेजर कर लिया, उसने मेजर कर लिया कितना टाइम लगा उसको वहां से वापस आने में। वेलोसिटी मेरे इंस्ट्रूमेंट में पता थी कि किस स्पीड से जा रही है, तो अगर वेलोसिटी पता है, स्पीड पता है, टाइम पता है, तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हो ना, डिस्टेंस निकाल सकते हो ना। ये प्लेनीमीटर और पेंटाग्राफ ये हमारे एरिया वगैरह मेजर करने के लिए किया जाता है, लेकिन इसको हम अलग से सर्वे नहीं बोलते हैं, है ना। ये मैं आपको बता दूंगी इनका यूज कहाँ किया जाता है, ठीक है। अच्छा, ईडीएम और टोटल स्टेशन हो गया, एक आ गया फोटोग्रामेट्रिक, एक आ गया हमारा फोटोग्रामेट्रिक, फोटोग्रामेट्री, फोटोग्रामेट्रिक सर्वे। फोटोग्रामेट्रिक सर्वे क्या होगा मैम, वो सर्वे जिसमें हम लोग किसी एरिया की बहुत सारी फोटोज क्लिक कर लेंगे और उन सारी फोटोज की हार्ड कॉपी निकाल के उनको हम साथ में रख देंगे और साथ में रखकर एक मैप बनाएंगे, मैप बनाएंगे, ठंडा करना है, ठीक है। तो मैप बनाएंगे, तो ये क्या आ गया, फोटोग्रामेट्री। तो फोटोग्रामेट्री आपको दिखाया था अभी पिछली क्लास में, पिछली क्लास में फोटोग्रामेट्री दिखाया था। तो ये क्या हो गया, ये देखो, ये क्या है, एक एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट में कैमरा लगा हुआ है और वो एक एरिया की फोटो क्लिक कर रहा है। थोड़ा आगे बढ़ा, फोटो क्लिक करी, थोड़ा और आगे बढ़ा, फोटो क्लिक करी। तो आगे जाते 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 फोटोज क्लिक कर रहा है, मैंने उन सारी फोटोज को आपस में जोड़कर एक मैप बना दिया। वो क्या हो गया आपका फोटोग्रामेट्री, वो क्या हो गया फोटोग्रामेट्री। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो खींच मेरी फोटो, बिल्कुल वही है फोटोग्रामेट्री। तो अब हमारे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं उस बेसिस पे हमने पूरी क्लासिफिकेशन देख ली। किसी को कोई नहीं समझ आई हो तो बताओ, एक बार रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनना, क्योंकि मैंने ही प्रॉमिस किया है ना कि आपको क्लास में याद हो जाएगा, तो याद करवा के भेजूंगी। जब आप बोलोगे ना मैम बस करो अब सुन सुन के तंग हो गए हैं, मैं तो तब तक बोलूंगी। अच्छा, तो ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट हमने यूज किया है उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन। सबसे पहले क्या आया था, सबसे पहले क्या आया था, जल्दी से बताते जाएंगे। सबसे पहले आया था मैम चेन सर्वे और टेप सर्वे, हो गया। दूसरा आया था मैम कंपास, जिससे एंगल मेजर किया। कंपास से भी ज्यादा एक्यूरेट क्या आया था मैम, कंपास से भी ज्यादा एक्यूरेट क्या आया था मैम, थियोडोलाइट, एंगल मेजर किया। उससे भी ज्यादा एडवांस वर्जन टेक्योमीटर, एंगल के साथ डिस्टेंस भी बता दे रहा है।
फिर आया प्लेन टेबल, प्लेन टेबल में हमने साइड करके प्लॉट भी साथ साथ ही कर लिया। उसके बाद आया मैम टोटल स्टेशन, सबसे एडवांस, कुछ करना ही नहीं है, टोटल स्टेशन सारे काम अपने आप कर देता है। हम देखेंगे, हम पढ़ेंगे, मिसलेनियस टॉपिक से लास्ट में, है ना। चेन आया, टेप आया, कंपास आ गया, टोटल स्टेशन आ गया, थियोडोलाइट, टेक्योमीटर, सारे इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। कोई छूट गया मुझसे तो बता दो। अच्छा, प्लेन टेबल, टेक्योमीटर, ये हो गया। तो जब आप अपने नोट्स बनाओगे, अगर आप प्रॉपर लिख रहे हो किसी नोटबुक पे, तो आप यहाँ से वो सारी डेफिनेशंस लिख सकते हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, अभी कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछ लो। अगर अभी कोई डाउट है तो यहाँ पर पूछ लो। ये प्लेन टेबल सर्वे हो गया, थियोडोलाइट हो गया, फोटोग्रामेट्री हो गया। यहाँ तक कुछ पूछना है किसी को? यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। जीआईएस और जीपीएस एक अलग पार्ट है। जीआईएस और जीपीएस को मैं सर्वे की क्लासिफिकेशन में डिवाइड नहीं करूंगी। मैं अभी बोल रही हूँ कि मैं कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज कर रही हूँ, उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन सर्वे की। तो जीआईएस और जीपीएस जो है रिमोट सेंसिंग है। रिमोट सेंसिंग में जो प्रोग्रामिंग जो काम होता है थोड़ा अलग होता है। मिसलेनियस टॉपिक्स में मैं आपको इसका आइडिया दूंगी, ठीक है। मिसलेनियस जो हमारी लास्ट की क्लास है उसमें आइडिया दूंगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं हमारे सर्वे के क्या क्या प्रिंसिपल है। और हमारे सर्वे के जो प्रिंसिपल हैं मैं आपको बता देती हूँ। इससे आपको क्वेश्चन आता ही आता है। मतलब इतने सारे एग्जाम्स हो गए, ईएससी में भी आता है, गेट में भी आता है, एसएससी जेई में भी आता है और स्टेट में भी आता है। दो प्रिंसिपल है, दोनों याद रखने हैं। कुछ लोगों को पता भी होंगे, जिनको नहीं पता मैं उनका मतलब समझाऊंगी, क्योंकि प्रिंसिपल सर्वे का मतलब, सर्वे के प्रिंसिपल का मतलब पता होना चाहिए। क्योंकि अगर किसी इंटरव्यू में भी जाते हो, अकेला कोई बंदा डेफिनेशन बता रहा है, लेकिन अगर आप समझ के बता पा रहे हो कि एक्सप्लेन कर पा रहे हो कि ये क्यों प्रिंसिपल है, तो आपका पॉइंट ज़्यादा काउंट होगा। तो ध्यान से देखिएगा, दो प्रिंसिपल है। पहला आप लोगों ने बता दिया, ये देखो ये दो लिखे हैं। पहला प्रिंसिपल है टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, मैम ये तो हम पढ़ते आए हैं। और दूसरा प्रिंसिपल है कि अगर हमें एक नया पॉइंट लोकेट करना है तो एटलीस्ट वी हैव टू मेजरमेंट। अभी कुछ नहीं समझ आया, मुझे खुद भी बोल के कुछ भी समझ नहीं आया। अब इसको समझेंगे, अब इसको समझेंगे। चलो आंसर करना है अब आपने। पहले प्रिंसिपल पर आ रही हूँ, पहले प्रिंसिपल पर आ रही हूँ, टू वर्क फ्रॉम होल, टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। ठीक है, इवन आपको अभी याद हो जाएगा, मैं बता रही हूँ। यहाँ से क्वेश्चन आता है। और जो अभी आए हैं मैंने पिछली क्लास में बताया है, जहाँ स्टार लगा दिया वहां से क्वेश्चन आता है, वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मतलब यहाँ से आएगा। अब वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट क्यों है प्रिंसिपल? अब एक काम दिया मैंने आपको, एक काम करो, मैंने बोला एक काम करो, आप साइट पे जाओ, कि आप तो बहुत फ्री नजर आ रहे हो, एक काम करो आप साइट पर जाओ और मुझे इन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकाल कर बताओ। इन दो पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस मैंने पहले से निकाला हुआ है। मेरे को पता है कि इन दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है। अब आप जाते हो साइड पे, आप भी डिस्टेंस निकाल के आ जाते हो सकता है थोड़ा बहुत आपने एरर बता दिया हो, वो निग्लेजिबल था, मैंने कहा चलो माफ किया, 100 मीटर है। अब मैंने आपको बोला इस 100 मीटर वाले पार्ट को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो। ध्यान से सुनना, आप ग्राउंड पर जो ए और बी के बीच में 100 मीटर डिस्टेंस बता रहे हो, इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ से पहले 100 मीटर का डिस्टेंस मेजर कर लिया था, वहां पर एक चेन लाइन बनी हुई है। कैसे बनती है अभी आपको समझ आ जाएगी अगले चैप्टर में। फिर आपने क्या किया, फिर आपने इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 2 3 4 5 हो गए ना, इक्वल होंगे यार, ये दिख नहीं रहा पर इक्वल होंगे, 1 2 3 4 5। तो आपने 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। अब मुझे बताओ, आप जब 100 मीटर मेजर करके आए थे, मैंने बोला आपने मान लीजिए 10 mm का आपका एरर था। अब जब आपने इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, क्या ये 10 mm का एरर बढ़ा? ये 10 mm का एरर ज्यादा हुआ, कम हुआ या सेम रहा? ये बता दो। आप 100 मीटर डिस्टेंस मेजर करके आए थे, पर आपने मेरे को बोला 10 mm ज्यादा आ रहा है। मैंने बोला चलो ठीक है, इसको आप 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, आपने कर दिया अप्रोक्सीमेटली 20 मीटर आ गया। अब जब आपने उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, क्या उसके बाद ये एरर
में कोई इफेक्ट आया इसकी वजह से? 100 मीटर वाली लाइन के एरर में कोई इफेक्ट आया? अरे कम कैसे हुआ? ये डिवाइड वाला पार्ट तो बीच में ही था ना मैम। आपने ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस मेजर किया था उसमें टोटल 10 mm एरर था। इसके बीच में हम जो मर्जी करें, ए और बी तो मैम फिक्स है, इसके बीच में जो मर्जी एरर आए, ए और बी तो फिक्स है, मैंने इनके बीच में 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो ये एरर सेम ही रहा, कम भी नहीं हुआ, कम भी नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट फिक्स है। इसके बीच में जो मर्जी छेड़ो आप, पर इस और इसके बीच में जो आपका एरर था उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना। ये 100 mm की लाइन क्या 100 मीटर की लाइन का डिस्टेंस ज्यादा हुआ या कम हुआ, ये बता दो जरा। जब आप इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, आपने बोला कि ये काम करता हूँ, यहाँ से एक पॉइंट लेता हूँ, यहाँ से एक पॉइंट लेता हूँ, फिर यहाँ से आता हूँ, फिर यहाँ से आता हूँ, तो ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस पहले 100 मीटर प्लस 10 mm था, वो 100 मीटर प्लस 10 mm ही रहा। समझ गए ये बात? 100 मीटर प्लस 10 mm ही रहा। अब दूसरा ग्रुप गया, अब आप में से दूसरा ग्रुप आया, ग्रुप का नाम रखते हैं निशांत, गोविंद और लव कुमार। अब निशांत, गोविंद और लव कुमार ने कहा हम तो स्मार्ट है भाई, हम तुम्हारी तरह ऐसे काम नहीं करते हैं। तो निशांत, गोविंद और लव कुमार ने क्या किया, उनको भी मैंने सेम काम दिया था कि ये वाला डिस्टेंस है 100 मीटर के आसपास है, इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करो। उन्होंने सोचा काम करते, डिवाइड करते हुए चलते हैं, डिवाइड करते हुए चलते हैं। सुनना क्या किया उन्होंने किया कि अच्छा एक काम करते हैं, पहले हम यहाँ से यहाँ तक का 20 मीटर मेजर करते हैं, फिर हम आगे जाएंगे, फिर हम फिर से 20 मीटर मेजर करते हैं, फिर आगे जाएंगे, फिर 20 मीटर मेजर करते हैं, फिर आगे जाएंगे, फिर 20 मेजर करते हैं, और फिर आगे जाएंगे, फिर 20 मेजर करते हैं। ठीक है, गलती समझ में आई? अब क्या हुआ, दूसरा ग्रुप गया, बोलते हैं हम स्मार्ट है, हम यहाँ से शुरू करेंगे, बढ़ते जाएंगे, खुद पहुंच जाएंगे और बी तक, पहले बी में जाने की क्या जरूरत है। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि अगर इन्होंने पहली मेजरमेंट में एरर E1 लिया था, अगली में वो एरर और ऐड हो गया, अगले डिस्टेंस और एरर आ गया, तो ये एरर जैसे जैसे वो मेजरमेंट लेते जा रहे हैं बढ़ता जा रहा है। समझ आ रही है बात? जब आप इस तरीके से आगे बढ़ रहे हो, अगर एक लाइन में एरर था वो अगली में भी आ गया, इसमें एरर है अगली में भी आ गया, इसमें एरर है इसमें भी आ गया, और आपने लास्ट में ऑब्जर्व किया कि भाई यार बी पॉइंट से तो हम आगे निकल गए। अब बी पॉइंट से आप आगे निकल गए हो। अब क्या क्या नाम थे आपके? निशांत, लव कुमार और गोविंद। उन्होंने सोचा यार हम तो सोच रहे थे टाइम बचेगा, अब टाइम तो बच नहीं रहा, अब हम क्या करें। तो अब हुआ क्या कि उनको फिर से वापस ए पे आना पड़ेगा और फिर बी तक का डिस्टेंस पहले मार्क करना पड़ेगा, उसके बाद उसको पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनके पास एक ही ऑप्शन है कि वो फिर से शुरू हो और फिर से सर्वे करे। टाइम भी इंक्रीज हो गया। अब ध्यान से सुनना, जब हमने इस वाले में काम किया तो एक छोटे से पार्ट से किस तरफ गए मैम? पार्ट से होल की तरफ गए, छोटे से पार्ट से होल पूरे की तरफ गए। इसमें क्या हुआ? एरर ऐड होता गया, पिछले में अगला, अगले में अगला एरर। तो एरर जो ऐड होता है उसको क्या बोलते हैं? एक्यूमुलेशन ऑफ एरर। यहाँ क्या देखने को मिला? एक्यूमुलेशन ऑफ एरर। ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। अब आपको समझ में आया एक्यूमुलेशन ऑफ एरर क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ एरर क्या है भाई? बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे आप मेजरमेंट ले रहे हो। ऊपर बात करें, जब आपने होल टू पार्ट काम किया, मैम पहले मैंने पूरा एरिया ले लिया, उसके बाद उसको छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड किया, अभी भी एरर होगा भाई, इंसान है, गलती तो हो ही सकती है, अभी भी एरर होगा, लेकिन वो एरर इसी लेंथ के बीच में रहा। तो उसमें हमने क्या बोला? हम इस एरर को क्या कर रहे हैं? लोकलाइज कर लिया है। लोकलाइज मतलब भाई इससे बाहर नहीं जाएगा। जैसे आप किसी जगह के लोकल बंदे होते हो ना, तो वैसा ही ये एरर है कि ये इसी में ही रहेगा, ये यहाँ का लोकल है, इतने में ही रहेगा। तो मतलब जब हम होल टू पार्ट करते हैं
तो एरर क्या हो जाता है, लोकलाइज हो जाता है। जब हम पार्ट से होल जाते हैं तो एरर एक्यूमुलेट होता जाता है। सर्वे का पहला प्रिंसिपल क्लियर हो गया, वाई हम क्यों काम करते हैं होल टू पार्ट। अब यही पेपर में आता है, होल टू पार्ट करेंगे तो एक्यूमुलेशन ऑफ एरर नहीं होगा, एरर टाइम के साथ नहीं बढ़ेगा, लोकलाइज हो जाएगा। इसलिए बताओ कुछ रट्टा मारने की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर रट्टा मारने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, ये बता दो। नहीं पड़ेगी ना, क्लियर हो गया। एक एग्जाम्पल होल टू पार्ट का, एक अच्छा सा एग्जाम्पल सुनिए, फिर आगे चलते हैं। होल टू पार्ट हमें इसलिए भी करना पड़ता है, अब फिर से हमने जमीन खरीदी, हमने पहली लेक्चर में इतनी जमीन खरीद ली है, अब आपने जमीन खरीदी, ठीक है, अब मैंने खरीद ली, अब आपने खरीद ली। आपने जमीन खरीदी, आपने बोला कि मैं घर बनाऊंगा और मैं अपने घर का मैप और प्लान बनाऊंगा, मैं सिविल इंजीनियर हूँ। अब आपने क्या किया, घर बनाने के लिए सेम चीज, ये ऐसे आपके पास आपका प्लॉट था, ये आपके पास आपका प्लॉट था। आपने क्या किया, ध्यान से सुनना, होल टू पार्ट वाली चीज सुनना, गलती कितनी ज्यादा हो सकती है अगर हम इसको ऑपोजिट काम करें प्रैक्टिकली। मैंने कॉलम देने अपने घर पे, देखो मुझे आरसीसी आती नहीं, उसका मुझसे कुछ मत पूछिएगा, बस मैं आपको एक एग्जांपल समझा रही हूँ। मैंने कॉलम देने हैं, मैंने क्या किया, पहला रो ऑफ कॉलम यहाँ प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। अब देखना, ये मेरा प्लॉट है, मैं कैसे काम कर रही हूँ। मैंने बोला भाई मैंने डिजाइन करना है, मैंने पहला कॉलम का यहाँ देना है, दूसरा जो कॉलम की रो है मैंने यहाँ देनी है, और जो मैंने तीसरा कॉलम बनाया भाई वो मेरे प्लॉट से बाहर चला गया। और प्लॉट से बाहर जाने का मतलब है किसी और की जमीन पे जाना, और किसी और की जमीन पे जब जाते हैं तो क्या होता है, किसी और की जमीन पे जाते हैं तो झगड़े होते हैं, है ना। अब आपने क्या किया, पहले आपने इस लाइन पे कॉलम दिए, फिर आप आगे बढ़े, फिर आपने ये कॉलम दिए, फिर आप आगे बढ़े, फिर आपने इनके बीच का डिस्टेंस देखा हुआ था। अब भाई यहाँ से इतने में जो एरर था वो अगले में बढ़ गया, आपकी लैंड की बाउंड्री निकल गई आगे से। अरे अब क्या करेंगे, तो दूसरे के घर पे चली गई बात, दूसरा वाला घर बना रहा है, बोले तूने तो ऐसा काम कर दिया, अब फिर वो कोर्ट पे जाएगा, केस करेगा, मतलब बातें बड़ी हो जाएंगी। तो आपने क्या गलती की थी, जो आप स्मार्ट बन रहे थे, आपने गलती की थी, आप पार्ट से होल गए, आपने पार्ट लिया फिर आप पूरे की तरफ जाते गए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको सही से काम करना होता तो आप क्या करते, आप बोलते मैम हम सबसे पहले कॉलम देते यहाँ होल में, ये 4 कॉलम देती मैं यहाँ पर और यहाँ पर, तो पहले मैंने फिक्स कर लेती ये 4, उसके बाद होल से जाती मैम पार्ट में, फिर इसका पार्ट लेती, फिर यहाँ पर लेती, फिर यहाँ पर। तो इस तरीके से अगर मैं काम करती तो मेरी बाउंड्री फिक्स रहती, मेरा एरर जो है इसी एरिया में लोकलाइज रहता। इसीलिए हम काम कैसे करते हैं, होल टू पार्ट। समझ आ गई बात, अब इससे ज्यादा इसको समझाने की जरूरत नहीं। पैसे ही पैसे आएंगे ना, तब जमीनें खरीदोगे, तो ये गलती मत करना, ठीक है। तो ये होगा हमारा होल टू पार्ट। याद एग्जाम के लिए क्या रखना है, एक्यूमुलेशन ऑफ एरर नहीं होता है और एरर लोकलाइज हो जाता है। अब आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। दूसरा प्रिंसिपल हमें क्या बोलता है, प्रिंसिपल दूसरा जो हमें है वो ये कहता है कि अगर हमें ग्राउंड पर एक नया पॉइंट लोकेट करना है, मैं कोई भी पॉइंट हो सकता है जिसको मैं चाहती हूँ वो ग्राउंड पर हो, तो उसके लिए सुनना ध्यान से, उसके लिए मुझे पहले से ही 2 पॉइंट पता होने चाहिए, और उन 2 पॉइंट से एटलीस्ट 2 मेजरमेंट हमें पता होनी चाहिए। अभी नहीं समझ आया मैम, अब देखिएगा, ये सेकंड प्रिंसिपल डिफाइन कर रही हूँ, अब आप समझोगे। आपके घर के पास एक पेड़ है, मैंने बोला इस पेड़ के पास एक पॉइंट लोकेट कर दो, अब आप पेड़ के पास गए, आपने सोचा अरे ये मैम क्या बोल रहे हैं, ये पेड़ के पास का पॉइंट तो मैम ये इधर भी हो सकता है, मैम ये तो यहाँ भी हो सकता है, मैम ये तो इधर भी हो सकता है, आप कुछ और भी बताओ ना, हम कैसे पॉइंट को लोकेट करें, समझ रहे हो। मैंने आपको बोला पेड़ के पास ए स्टेशन लेना है, ये स्टेटमेंट अधूरी है क्योंकि मैंने रेफरेंस के लिए आपको सिर्फ एक पेड़ बताया। तो अब मुझे अगर कोई नया पॉइंट लोकेट करना है, अब मैंने बोला कि अच्छा मैं तुम्हें एक और पॉइंट देती हूँ, एक और पॉइंट था उसके साथ वाला पेड़ लो।
अब मैंने आपको बोल दिया कि ये वाला पॉइंट P है और ये वाला पॉइंट Q है। अब नया पॉइंट लोकेट करो। आप बोलेंगे ठीक है मैम आपने 2 पॉइंट तो बता दिए, लेकिन अभी भी मेरे पास ऑप्शन इतने दिखाई दे रहे, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहाँ लाऊं? तो अभी मैंने क्या किया, एक रेफरेंस पॉइंट से मैं 2 पर आ गई। 2 रेफरेंस पॉइंट है, अभी भी पॉइंट लोकेट नहीं कर पा रही। अगर पॉइंट लोकेट करना है, अब मैंने आपको बोला कि जो पॉइंट होगा वो P पॉइंट से 20 मीटर के डिस्टेंस पे है, Q पॉइंट से आप 30 मीटर के डिस्टेंस पे ले लो। तो P और Q की पोजीशन को फिक्स किया। बचपन में जब हम स्कूल में होते थे तो हम कंपास लेते थे और आर्क बनाते थे और ट्रायंगल बनाते थे। अब आपने क्या किया, देखो P से आपने डिस्टेंस मेजर किया, Q से आपने डिस्टेंस मेजर किया, जहां ये पॉइंट मिले वो आपने बोला लो मैम अब हमने पॉइंट लोकेट कर दिया। अब पॉइंट लोकेट करने के लिए मैंने क्या क्या बताया आपको, 2 पेड़ और 2 डिस्टेंस। तो मतलब अभी इसको और अच्छे से बताऊंगी, जब भी हमें एक नया पॉइंट ग्राउंड पर लोकेट करना होता है हमारे पास 2 रेफरेंस पॉइंट होने चाहिए। क्योंकि देखो आप बोलो ना रेफरेंस क्यों लेंगे, हमने सर्वे की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी पिछली क्लास में कि सर्वे इज द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग रिलेटिव पोजीशन। मतलब एक को रेफरेंस मान के ही हम दूसरे पॉइंट की पोजीशन निकालेंगे, नहीं तो हम उसकी पोजीशन को कैसे बताएं कि वो जगह कहाँ पर है। एक अकेले पेड़ की हेल्प से मैं बता नहीं सकती कि नया पॉइंट कहाँ लोकेट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलती कि P पॉइंट से 20 मीटर की दूरी पे एक पॉइंट लोकेट करो, अब वो 20 मीटर कहीं भी हो सकता था, वो 20 मीटर कहीं भी हो सकता था। तो जब भी मैं एक नया स्टेशन लोकेट कर रही हूँ अभी मेरे पास 2 फिक्स रेफरेंस पॉइंट होने चाहिए। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अब एक तो हो गया कि A और B जो है वो हमारे फिक्स रेफरेंस पॉइंट है। मैंने एक आपको A से लेकर C तक का डिस्टेंस बता दिया D1, B से C तक का डिस्टेंस बता दिया D2। मतलब दोनों ही मैंने क्या मेजर किए मैम, डिस्टेंस मेजर किए, तो मैं एक नया पॉइंट लोकेट कर पाई। अच्छा मैम और क्या कर सकते थे, आपने A और B पॉइंट को यहाँ पर फिक्स कर लिया था। मैंने बोला एक काम करो B से लेकर E तक जाओ जो कि 10 मीटर पर है। B से आप E पर गए जो यहाँ से कितने मीटर पे था मैम, 10 मीटर पे, और E से एक 90 डिग्री पे ऑफसेट लो। ऑफसेट जिसने नहीं सुना है टेंशन मत लेना, E से सीधा जाओ, E से सीधा जाओ 15 मीटर पर एक नया पॉइंट लोकेट कर दो। तो यहाँ भी क्या बताया, एक BE के बीच का डिस्टेंस और एक E और C के बीच का डिस्टेंस 15 मीटर, 2 डिस्टेंस बताए तो पॉइंट लोकेट कर पाई। अब मैंने बोला कि फिर से ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, C लोकेट करने के लिए क्या करना है, B पॉइंट से आप एक एंगल ले लो थीटा, B पॉइंट से एक एंगल ले लो थीटा, और B से ही आप डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हो D1। ये चीज हम कहाँ पर करेंगे, ट्रेवर्सिंग में करेंगे। ये हम कहाँ करेंगे, ट्रेवर्सिंग। जब हम ट्रेवर्स बनाते हैं तो हमें एक एंगल पता होता है और एक हमें डिस्टेंस पता होता है, तो इससे हम टेक्योमेट्री भी कहते हैं और इसे चेन और टेप सर्वे भी कहते हैं। क्योंकि चेन और टेप में अभी मैं कमेंट नहीं देख रही हूँ, अगर आप कुछ लिख रहे हो अभी देखूंगी तो फिर आप डाउट पूछ लेना। और ये कौन सा सर्वे हो सकता है मैम, ऑफसेट। ऑफसेट क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो अगर हमें एक नया पॉइंट का पोजीशन निकालना है, मेरे पास 2 डिस्टेंस है तब भी निकाल सकती हूँ, यहाँ पर मेरे पास एटलीस्ट 2 पॉइंट्स होंगे तभी मैं तीसरा पॉइंट लोकेट कर पाऊंगी। एटलीस्ट 2 पॉइंट है, तीसरा पॉइंट लोकेट कर पाए। यहाँ एक से भी काम चल जाएगा, एक पॉइंट है एक एंगल, लेकिन 2 मेजरमेंट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, 2 मेजरमेंट होना बहुत जरूरी है, उसके बिना आप तीसरा पॉइंट लोकेट नहीं कर पाओगे। अच्छा मैम और भी कोई तरीका था, बिल्कुल। क्या कर सकते हो, आपके पास ये 2 पॉइंट्स हैं, A से आप θ1 एंगल बता दिया, B से आपने θ2 एंगल बता दिया। मैम जहां ये लाइन मिली तीसरा पॉइंट लोकेट हो गया। तो इसमें हमें क्या पता था, θ1 नोन था और हमें θ2 भी नोन था। क्लियर है, θ1 और θ2 क्या पता था, दोनों ही एंगुलर मेजरमेंट पता थी। ये वाला प्रिंसिपल क्लियर हुआ कि अगर हमारे पास 2 रेफरेंस पॉइंट है और 2 मेजरमेंट है, वो 2 मेजरमेंट दोनों एंगुलर हो सकती है,
एक एंगल और एक डिस्टेंस हो सकता है या दोनों ही डिस्टेंस हो सकते हैं, तो हम तीसरा पॉइंट लोकेट कर पाएंगे, बिल्कुल एक्यूरेटली कर पाएंगे। दो प्रिंसिपल है। अब बोलो, अब कोई डाउट है तो मुझसे वो पूछो। ये स्टेटमेंट लिखिए यहाँ पर, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट पहला प्रिंसिपल, टू लोकेट अ पॉइंट एटलीस्ट टू मेजरमेंट्स, एटलीस्ट दो मेजरमेंट होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चेन को ट्रेवर्सिंग में चेंज कर सकते हैं, चेन को ट्रेवर्सिंग में चेंज नहीं कर सकते यार, क्योंकि आप अगर यहाँ पर देखोगे ना, ये चेन और टेप सर्वे में मैंने सिर्फ डिस्टेंस मेजर किया। ट्रेवर्सिंग का मतलब ही ये होता है कि एक एंगल मेजर करना है और एक डिस्टेंस मेजर करना है। तो ट्रेवर्सिंग में हम क्या करते हैं, हमेशा फिक्स है, फिक्स है एक डिस्टेंस और एक एंगल। अब बोलो, और किसी को कोई डाउट इसके बाद? तो प्रिंसिपल मैं मान रही हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो गया है, प्रिंसिपल मान रही हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया है, तो बताओ हो गया ना क्लियर? चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। मैं साइड हो जाती हूँ, कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे। हाँ, एंगल बता दिया ना, ट्रेवर्सिंग के लिए एंगल होना जरूरी है। अगर लीनियर ही मेजरमेंट है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, चेन और टेप। आंसर बताना है कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नहीं बताना, ए बी सी डी ई है ना, में से कौन सा स्टेटमेंट इसमें वैलिड है या फिर सही है, क्योंकि इसके ऑप्शन ना आगे दे रखे हैं, ये देखिए ए बी सी डी। ठीक है, आप ये चेक कर लीजिए कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही बता रही है। देखो जरा, देखो जरा कौन सी स्टेटमेंट सही बता रही है। पोल का मुझे चेक करना पड़ेगा, मैं एक बार देख लेती हूँ, अगर मैं करा पाऊँ तो ज़रूर करवाती हूँ, क्योंकि उसका ना मुझे ना आइडिया नहीं है। नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चंस जो हैं वो पोल में करवाऊंगी, अभी के लिए थोड़ा सा मैनेज कर लो। बाकी मैं ट्राई करती हूँ कि अगर क्या पता चल जाए मुझसे तो ठीक है। बताना ज़रा इसका आंसर क्या होना चाहिए। हाँ मुझे लगता है ये देख लिया आपने, सारे ऑप्शन देख लिए, सारे ऑप्शन देख लिए। अगले क्वेश्चन को मैं पोल में ट्राई करती हूँ फिर। सारे क्वेश्चन देख लिए आप, सारे ऑप्शन देख लिए, आंसर बता रहे हो ए बी सी, कोई बता रहा है बी, इधर देख लेना, ये सारा पढ़ लिया आपने। उसके बाद आंसर है ए एंड ई, बी सी डी, ए बी सी और ए एंड डी। मैं आपको बताती हूँ, क्वेश्चन में पूछा था वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इज फिक्सिंग अ पॉइंट इन रिलेशन टू द पॉइंट ऑलरेडी लोकेटेड। द टू मेजरमेंट फ्रॉम लोकेटेड पॉइंट कैन कंसिस्ट, जो दो मेजरमेंट होंगी वो दो लाइंस हो सकती हैं, दो एंगल हो सकते हैं, अ लाइन एंड एंगल हो सकता है, एलिवेशन का कोई रिलेशन नहीं आएगा, ए बी और सी। तो ए बी और सी जिस भी उसमें लिखा होगा वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो ए बी और सी करेक्ट आंसर है। कर लिया ना क्वेश्चन सॉल्व? चलिए आगे चलते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, अब तो इंटेलिजेंट हो गए हो आप। डिफरेंस बिटवीन इंटीरियर एंगल ऑफ प्लेन ट्राइंगल एंड स्फेरिकल ट्राइंगल इज, प्लेन ट्राइंगल एंड स्फेरिकल ट्राइंगल इज कितना होगा? देखते हैं कौन कौन आंसर दे रहे हैं, तभी तो आपके नाम याद होंगे मुझे। ऑप्शन बी इज करेक्ट। लव कुमार, आप किस क्वेश्चन का आंसर बी बता रहे हो? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 1 सेकेंड, पिछली क्लास में ही आपको एक्सप्लेन किया था, 1 सेकेंड होगा। ठीक है, अच्छा बताना जरा, जियोडेटिक सर्वे प्लेन सर्वे से कैसे डिफरेंट है? फिर हम आगे टॉपिक पे चल रहे हैं। जियोडेटिक सर्वे प्लेन सर्वे से कैसे डिफरेंट है? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी गुड, वेरी गुड। आंसर सी, थोड़ा सा डिले रहता है तो मुझे वो लग रहा है आइडिया आपको आता है, आप लोग पढ़ चुके हो, अच्छे से सीखा है। तो अच्छा, जियोडेटिक सर्वे प्लेन सर्वे से अलग कैसे है? जियोडेटिक सर्वे प्लेन सर्वे से अलग कैसे है? हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन से पोल करवाती हूँ मैं, मेरे को आइडिया लग गया कैसे कराना है। वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसीडर्ड, द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसीडर्ड। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन जो है, इसका आंसर कीजिएगा। सर्वे विच इज कैरिड आउट,
सर्वे विच इज कैरिड आउट टू डिपिक्ट द माउंटेन वैली रिवर फॉरेस्ट। अरे ध्यान से पढ़ो, माउंटेन वैली रिवर फॉरेस्ट। मैं क्या देख रही हूँ, मैक्सिमम लोगों ने आंसर मुझे ऑप्शन बी दिया है। 69% लोगों का आंसर बी आया है, 27% लोगों का आंसर ऑप्शन डी आया है। यस यस यस, क्या आंसर होगा? आंसर इज ऑप्शन डी। अरे ध्यान से देखिए ना क्या क्या पूछा है इसने। माउंटेन भी बोले हैं, वैली भी बोला है, रिवर भी बोला है, फॉरेस्ट भी बोला है, और अदर डिटेल्स ऑफ द कंट्री भी बोला है। तो ये सारी किस में आएंगी? कैडेस्ट्रल में तो आएंगी नहीं, इंजीनियरिंग में भी नहीं आएगी। किस में आएगी मैम? टोपोग्राफिकल सर्वे में आएगी। अच्छा, अगला क्वेश्चन। ये तो हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन तो आप लोग आसानी से कर दोगे आंसर। अगला क्वेश्चन आप आसानी से कर दोगे आंसर। देखो जरा, क्या आंसर करेक्ट होगा। अब आगे चलते हैं, फिर इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं स्केल। वेरी गुड, सभी का आंसर सही है। क्या आपको पोल शो हो रहा है? एक बार मुझे बताना। रिजल्ट शो नहीं हो रहा ना, उसके लिए मुझे यहाँ पर स्टार्ट करना होगा। वो मुझे लैपटॉप पे आपका रिजल्ट शो दिख रहा है, तो नेक्स्ट क्लास से मैं कर लूँगी वो मैनेज, ठीक है? आप टेंशन नहीं लीजिए, तो नेक्स्ट क्लास में वो कर लेंगे। तो नेम द टाइप ऑफ सर्वे इन विच द surface ऑफ अर्थ इज कंसिडर्ड एज प्लेन एंड द स्फेरॉइडल शेप ऑफ अर्थ इज निग्लेक्टेड। अरे ये क्वेश्चन तो गलत हो गया, ये क्वेश्चन तो गलत हो गया। इन विच हमने आधा ही पढ़ा, जो पेपर में होता है, जो पेपर में होता है। कितना अच्छा क्वेश्चन था, आधा पढ़ा, गलत हो गया। इन विच द मीन सरफेस ऑफ अर्थ इज कंसीडर्ड एज प्लेन, प्लेन सर्वे। आंसर इज ऑप्शन बी। वेरी गुड, मान गई जिसने इसका आंसर सही दिया, मतलब आप एकदम फ्रेश होकर बैठे हो। तो आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है? अच्छा चलो, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक को हमें सारी चीजें जो है वो क्लियर हो गई है। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे। हमें पता चल गया कि हम सर्वे को कैसे डिफरेंट पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, और हमने फ्रेश होने के लिए थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी देख लिए। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? स्केल्स। बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको मजा आएगा। अब ध्यान से सुनिएगा। यहाँ तक कुछ पूछना तो नहीं है ना, जो पिछले अभी तक पढ़ा हमने? जल्दी से बोल दो, फिर स्केल शुरू करते। यहाँ तक तो नहीं पूछना है कुछ? मैं मानकर चल रही हूँ आपको आगे। अच्छा, अब स्केल देखते हैं। अरे अब स्केल की जरूरत क्यों पड़ी? अब बात करते हैं ये स्केल की जरूरत क्यों पड़ी। अब हम बात करेंगे कि अगर मैं ग्राउंड पर दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल रही हूँ, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। ग्राउंड पर मैं दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाला, मैम मैंने निकाल लिया 1 किलोमीटर। ऑब्वियस सी बात है, मैं इस 1 किलोमीटर को क्या करना चाहती हूँ? एक शीट पर दिखाना चाहती हूँ। मैंने आपको क्या बोला? सर्वे का मेन पर्पस ही यही है कि भाई जो आप ग्राउंड पर डिस्टेंस मेजर करोगे उसको शीट पे तो दिखाना ही पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव सर्वे का यही था। अब 1 किलोमीटर में ग्राउंड पे मेजर करके आई। अब इतनी बड़ी शीट तो होगी नहीं मेरे पास कि मैं उसमें 1 किलोमीटर डिस्टेंस दिखा सकूं। अब आप बोलेंगे मैम अब तो ये सारी जो डाटा होता है तो कंप्यूटर पे सेव हो जाता है, वहाँ मैप बन जाते हैं। तो मैं अभी उस टाइम की बात नहीं कर रही, मैं पुराने टाइम की बात कर रही हूँ, या फिर जहाँ पर अभी भी मैप बनाए जाते हैं। तो मैं इस 1 किलोमीटर के डिस्टेंस को इस शीट के ऊपर नहीं शो कर सकती, 1 किलोमीटर की शीट नहीं ला सकती। तो मुझे इस डिस्टेंस को शीट पर दिखाने के लिए स्केल की हेल्प लेनी पड़ी। मैंने क्या मान लिया? हम अभी कुछ भी रैंडम वैल्यू कंसीडर करके समझ रहे हैं। मैंने मान लिया कि जो 1 सेंटीमीटर की लाइन मैं शीट के ऊपर ड्रॉ करूंगी वो मेरी 1 किलोमीटर के बराबर है ग्राउंड पर। अब मैं इस 1 किलोमीटर के डिस्टेंस को शीट पर दिखा पा रही हूँ। मैंने एज्यूम किया है, मैंने माना है। तो इस 1 किलोमीटर को दिखाने के लिए मैंने जो लाइन ड्रॉ करी शीट के ऊपर वो कितनी थी? मैम स्मॉल ए बी से आपने दिखा दिया। तो स्केल की ज़रूरत इसलिए पड़ी ताकि हम ग्राउंड के सारे जो डिस्टेंस या जो एरिया मेज़र करते हैं उसको हम एक शीट पर दिखा सकें। अब स्केल का मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस शीट पे जितना दिखाया और डिस्टेंस हमने ग्राउंड पर जितना दिखाया, हम इन दोनों का रेशो कर देंगे। तो स्केल किन दो टर्म्स का रेशो होता है मैम? स्केल किन दो टर्म्स का रेशो होता है? स्केल इज द रेशो ऑफ डिस्टेंस ऑन मैप। डिस्टेंस ऑन मैप बोल सकती हूँ या प्लान बोल सकती हूँ। अभी मैप और प्लान में डिफरेंस समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है। और या फिर डिस्टेंस ऑन शीट डिवाइडेड बाय क्या, कौन सा डिस्टेंस आएगा मैम? डिस्टेंस ऑन ग्राउंड।
डिस्टेंस ऑन ग्राउंड। तो ये स्केल होता है। स्केल किस किस का रेशियो होता है? डिस्टेंस ऑन मैप टू द डिस्टेंस ऑन ग्राउंड। समझ गए? स्केल का मतलब समझ में आ गया कि क्यों हमें स्केल की जरूरत पड़ी, ग्राउंड के सारे डिस्टेंस को मैं शीट के ऊपर दिखा सकूं। ठीक है मैम, समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इस स्केल को लिखने के तरीके क्या क्या होते हैं और मैम यहाँ से कैसा क्वेश्चन आता है? अगर बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आया, उसने पूछ लिया स्केल किन टर्म का रेशियो है, पर आजकल पेपर का लेवल बढ़ गया है, वो ये चीज नहीं पूछते हैं, इससे ऊपर जाते हैं। अब आगे चलिए, स्केल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंट मतलब दिखाएंगे कैसे? स्केल को रिप्रेजेंट करने के कौन कौन से तरीके होते हैं? तो एक तो स्केल को हम न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्केल को हम न्यूमेरिकली मतलब नंबर लिखा, काम बन गया। दूसरा, हम स्केल को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैम? ग्राफिकली। ग्राफिकली कैसे, समझा दो। तो पहले न्यूमेरिकली पर जाते हैं। न्यूमेरिकली पर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मैं आपको दोनों डिटेल में समझाऊंगी। पहला आता है इंजीनियरिंग स्केल, पहला आता है इंजीनियरिंग स्केल, और दूसरा आता है आरएफ, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। इंजीनियरिंग स्केल और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ये क्या है? स्केल को दिखाने का तरीका है। स्केल क्या होता है? एक वो चीज है जिससे हम ग्राउंड के बड़े से बड़े डिस्टेंस को शीट पर छोटा करके दिखा सकते हैं। अब मैम जो आप इंजीनियर स्केल बोल रहे हो वो क्या होता है? अगर आपको कभी एक ऐसा मैप दिखता है, अगर आपको कभी एक ऐसा मैप दिखता है जिसमें उसके नीचे पूरा ऊपर उसने सर्वे करके अलग अलग एरिया मेजर किया है, और यहाँ लिखा है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 मीटर। ये वैल्यू नहीं याद रखनी है, आपको देखना है लिखा कैसे है। अगर लिखा है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 मीटर, ये कौन सा स्केल है? ये हमारा इंजीनियरिंग स्केल है। इंजीनियरिंग स्केल में हम कैसे स्केल को लिखते हैं? उसकी यूनिट्स के साथ। इसका सेंटीमीटर, ग्राउंड का मीटर, उसको हम साथ में लिखेंगे। एक चीज का ध्यान रखना, इंजीनियरिंग स्केल में हमेशा हमेशा क्या होता है मैम? हमेशा ऐसे लिखा होता है कि 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के बराबर है, 1 सेंटीमीटर 10 मीटर के बराबर है। मतलब अगर ये लिखा होता कि 1 mm मेरा 10 मीटर के बराबर है, बात ये भी स्केल ही है, ये भी स्केल है, पर हम इसको स्टैंडर्ड नहीं मानते। हम स्टैंडर्ड उस स्केल को मानते हैं जब हम 1 सेंटीमीटर माने ग्राउंड के किसी डिस्टेंस को। इंजीनियरिंग स्केल समझ में आ गया क्या होता है? इसमें हम कैसे लिखेंगे? 1 सेंटीमीटर ग्राउंड के कितने मीटर के बराबर है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं पूछेंगे, पेपर में आएगा ही नहीं इसके अलावा कुछ। दूसरी चीज है आरएफ। आरएफ आरएफ बहुत आसान है, यूनिट कन्वर्ट करनी आनी चाहिए। क्या किया? 1 सेंटीमीटर को किसके बराबर लिख लिया? 100 मीटर के बराबर लिख लिया। अब मैंने क्या किया? मैंने लिखा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो 100 ही आ जाएगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ये कैंसिल हो गया। तो मैम आरएफ किसके बराबर आ गया? 1/1000, ये बन गया मेरे पास आरएफ। मतलब मैं इसी सेम चीज को, इसी सेम इंजीनियरिंग स्केल को अगर उसकी यूनिट को सेम कर दूं लेफ्ट और राइट साइड को, तो मैम इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं 1/n की टर्म में। क्लियर हो गया सबको? 1/n की टर्म में कैसे लिखते हैं? ये भी डिस्टेंस ऑन मैप टू द डिस्टेंस ऑन ग्राउंड है, लेकिन जो हमारा आरएफ होता है वो कैसा होता है मैम? आरएफ जो होता है वो यूनिट लेस होता है। तो एक आ गया इंजीनियरिंग स्केल, एक आ गया रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है, फैक्टर नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछा जाता है। तो रिप्रेजेंटेटिव, इसको क्या बोलते हैं? मैंने आगे स्लाइड में लिखा है, जब आप नोट्स बनाएंगे तो आप वहां पर उस तरीके से लिख लेना, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। कोई डाउट? अब देखो पेपर में क्या आएगा। पेपर में आएगा ये पहचानो कि गिवन स्केल में से कौन सा स्मॉल स्केल है और कौन सा लार्ज स्केल है। अच्छा, अब मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि मैं जो नोट्स बनवा रही हूँ ना, आप लोगों को जो आपको नोट्स बना रही हूँ, वो आप अभी मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि डेफिनेशंस ही चल रही है, इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन चलेंगी, हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट में थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट आएगा, तो वहाँ आप मेरे साथ साथ लिखना।
लेकिन ये डेफिनेशंस मैं ना लिखवा नहीं रही, और मैं अगर लिखने का टाइम दूंगी तो आप में से सबकी स्पीड अलग होगी लिखने की। कोई कहेगा मैम थोड़ा टाइम और दो, कोई कहेगा मैंने लिख लिया, तो वो चीज़ मैं नहीं चाहती हूँ कि क्लास में हो। बाकी आज क्योंकि डेफिनेशंस थी इसलिए मैंने सिर्फ समझाया, और आप इनको अपने नोट्स में लिख लेना। इसके आगे जैसे हम थोड़ा सा वो पार्ट करेंगे ना जहाँ हम चीज़ें सॉल्व करेंगे और जिसके पास पॉइंट्स लिखेंगे, मैं अपने आप बोलूँगी कि आप उसको साथ साथ लिख लो, ठीक है। आज बहुत सारी डेफिनेशंस थी, अगर हम इन सबको एक एक को यहाँ पर लिख रहे होते तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि अभी हम कितने पर पहुँचे होते, कहाँ पर पहुंचे होते अगर मैं सारी डिटेल में लिखाती। तो आज की क्लास में थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा था ना, इसीलिए मैं इस तरीके से पढ़ा रही हूँ। ज़्यादातर हमारा पैटर्न जो है कुछ इस तरीके का ही रहेगा। अच्छा, अब मैं आपको क्या कह रही थी, आप मुझे बताओ जो आपने अभी तक पढ़ा क्या आपको याद हो गया क्लास में? इतनी सी चीज़ मुझे बताना, क्योंकि पेपर निकालने के लिए मुझे चीज़ें दिमाग में बैठनी चाहिए। दिमाग में तब बैठेगी अगर हम उसको अच्छे से समझ लेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ, जब आप इन सबको लिखोगे ना, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ आपको सब चीज़ें याद आ जाएंगी। जैसे आज की क्लास में याद हुआ है वैसे आगे की सारी क्लासेस में होगा, मैंने आपको प्रॉमिस किया है, ठीक है। तो वैसे ही होगा। तो आप बस मैंने जो आपको बोला है ना, सोने से पहले रिवाइज, अगली क्लास में आने से पहले रिवाइज। रिवाइज मतलब याद नहीं करना, नज़र मारनी है। ये टॉपिक पढ़ा था, ये टॉपिक पढ़ा था, उतनी नज़र मारनी है बस। जब सर्वे खत्म होगा आपको सब आता होगा, मैक्सिमम आता होगा, ठीक है। चलिए 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 आगे चलते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करनी है, मैं भावनाओं में बह जाती हूँ मुझे लगता है। कहाँ थे हम, कहाँ पर पहुँचे थे बताना ज़रा मुझे। हम पहुँचे थे आरएफ पर। तो आरएफ पर पहुँचे थे, मैं बोल रही थी एग्ज़ाम का क्वेश्चन, एग्ज़ाम का बहुत फेमस क्वेश्चन है जो यहाँ से आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट। मैं आपको समझाती हूँ स्मॉलेस्ट स्केल और लार्जेस्ट स्केल क्या होता है, लेकिन उसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेती हूँ। देखो क्या है, मान लो मैंने बोला 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मीटर है। ये कौन सा स्केल हुआ? मैंने बोला 1 सेंटीमीटर 10 मीटर के बराबर है, ये कौन सा स्केल हुआ? मैम इंजीनियरिंग स्केल हुआ। तो मैंने बोला आप ये स्केल सेलेक्ट करो। आपने बोला ठीक है मैम ये स्केल सेलेक्ट कर लेते हैं। अब मैंने कहा एक काम करो, आपने ये स्केल सेलेक्ट करना है और ये हमारे पास ग्राउंड का एरिया है। ग्राउंड का एरिया कितना है? ये वाला जो है ये 100 मीटर है और यहाँ से भी ये 100 मीटर है। ये आपको मैंने ग्राउंड का एरिया दे दिया, स्केल मैंने दे दिया, बोला शीट पे बनाओ जरा इस एरिया को। आप बोलेंगे मैम कुछ भी नहीं करना है, 1 सेंटीमीटर हमने 10 मीटर को माना है तो 100 मीटर को 10 सेंटीमीटर बना देंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात हुई? इसमें कौन सी बड़ी बात हुई मैम? 100 मीटर बाय 100 मीटर को अगर मुझे यहाँ ड्रॉ भी करना होगा, अगर ड्रॉ भी करना होगा तो मैम वो कैसा बनेगा? मैम वो ऐसा बन जाएगा कि ये 10 सेंटीमीटर होगा, ये 10 सेंटीमीटर होगा। ये क्या बन गया मैम? शीट पे एरिया। बताना जरा समझ में आया कि शीट का एरिया क्या ऐसा ही बनेगा? 100 बाय 100, 1 सेंटीमीटर 10 मीटर के बराबर था, तो 100 मीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर होगा, येस और नो? 10 सेंटीमीटर के बराबर होगा या नहीं होगा? होगा ना, मानना पड़ेगा होगा। अच्छा, अब क्या हुआ, ये वाला स्केल था मैम, हमने ये चीज़ तो यहाँ पर ड्रॉ कर ली, ये जो बना ये 10 सेंटीमीटर का बना। अब मैंने कहा सेम एरिया है, आधे बच्चों को बोला कि एक काम करो दूसरा ग्रुप भी जाएगा लेकिन वो स्केल अलग जरा सेलेक्ट करे। तो उसको कहा कि आप एक काम कीजिए कि आप स्केल जो सेलेक्ट करो 1 सेंटीमीटर 100 मीटर मानो। आपने बोला ठीक है मैम 100 मीटर मान लेते हैं, और सेम एरिया का मेरे को ड्रॉ करके बताओ कैसा होगा। तो आप गए, आपने बोला ये तो बिल्कुल आसान काम है, इसमें भी कुछ नहीं करना है। 100 मीटर तो 1 सेंटीमीटर है, तो ये स्केल तो मैम 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का बन जाएगा। लो मैम बना दिया। अब बताओ कौन सा स्केल छोटा है कौन सा स्केल बड़ा है? ये पेपर के लिए नहीं, आपको मैं ऐसे समझा रही हूँ, पेपर के लिए अलग तरीका है ये, इसलिए ताकि आपको दिमाग में याद रहेगी कुछ कुछ चीज़ जो मैं यहाँ से समझाना चाहती हूँ। ध्यान से देखो ज़रा, 2 शीट्स हैं, एक शीट ये है, एक शीट ये है, समझ रहे हो? कौन सा स्केल छोटा है? कौन सा स्केल छोटा है? अरे मैम ये वाला स्केल छोटा है, तो इसको हम बोलेंगे ये वाला है स्मॉलर स्केल, ये है मैम स्मॉलर स्केल। अच्छा, और मैम ये वाला क्या है? लार्जर स्केल।
इतना बात समझ में आ गई स्मॉल स्केल लार्जर स्केल की? ठीक है ना? ये समझ में आ गई मैम। अब क्या हुआ, अब ये जो आप ड्रॉ कर रहे थे, ये जो आप चीज ड्रॉ कर रहे थे, कहाँ पर कर रहे होंगे मैम? आप एक शीट पे, आपने हमें शीट दी थी, मैंने उस पे ऐसा बना दिया। आपने एक शीट दी थी, मैंने उसमें इसको ऐसा बना दिया। अब मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, मुझे डिटेल सर्वे करना है, मुझे डिटेल सर्वे करना है। डिटेल सर्वे का मतलब है मुझे ग्राउंड की हर एक चीज को अपनी शीट पे दिखाना है, बड़ा बड़ा ग्राउंड की हर एक चीज को मुझे बिल्कुल क्लियर दिखाना है। और अगर मुझे बहुत चीजें बिल्कुल क्लियर दिखानी है तो मेरे लिए जरूरी क्या होगा कि मैं कौन सा स्केल सेलेक्ट करूं। अगर मुझे सारी चीजें डिटेल में दिखानी है, मेरे पास शीट का साइज सेम है, मैं क्या चाहती हूँ हर चीज को डिटेल में दिखा सकूं। तो डिटेल में मैं तभी दिखा पाऊंगी अगर वो सारी चीजें उस शीट पे क्लियर दिख रही होंगी। फॉर एग्जाम्पल वेरी गुड, किसी ने बोला फर्स्ट वाला अच्छा रहेगा, बिल्कुल सही बोला आपने। आप एक चीज देखिए जरा, इसमें से डिटेल में बात करूं तो मुझे यहाँ सारी डिटेल दिख रही है, कहाँ दरवाजा है, कहाँ खिड़की है, कहाँ दरवाजा है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मुझे क्या ये पता चल रहा है कि इस इंडिया के मैप में कहाँ एक छोटा घर है और उस छोटे घर के अंदर, या फिर कहाँ लेक है, लेक के बाद रेलवे लाइन है? क्या ये दिख रहा है? क्या ये दिखाई दे रहा है मुझे? अब ये भी उसी कागज पे बनाया है जिस कागज पे इसको बनाया है, लेकिन यहाँ पर क्या किया मैम आपने यहाँ 1000 किलोमीटर्स को 1 सेंटीमीटर माना होगा, तब जाकर वो इस कागज पे आएगा। 1000 किलोमीटर्स को 1 सेंटीमीटर माना होगा, तब इस कागज पे आएगा। तो कौन सा स्केल छोटा हुआ मैम? ये वाला स्केल छोटा होगा, ये वाला स्केल छोटा होगा। और ये वाला स्केल कौन सा होगा मैम? ये लार्ज होगा, क्योंकि हो सकता है आपने 1 सेंटीमीटर 1 मीटर को, वैसे एक नहीं लेते पर 10 मीटर के लिए दिखा दिया हो। ये बात को समझो, अगर नहीं समझ आई तो पूछो, अगर नहीं समझ आई तो पूछो, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। स्केल छोटा था, स्केल छोटा है मतलब 1 सेंटीमीटर आपका 1000 किलोमीटर के बराबर है, तब जाके मैं इतने बड़े एरिया को छोटी सी शीट पे दिखा पाई। समझ गए? लेकिन यहां मुझे इतना सा एरिया था, मैं इसको जितना मर्जी डिटेल में दिखा सकती थी, तो ये स्केल क्या है? लार्जर। अब मेरे से कोई अगर पूछता है कि आपको बहुत बड़ा एरिया सर्वे करना है, तो आप स्केल छोटा लोगे या आप स्केल बड़ा लोगे? मुझे बता दो, इस डायग्राम से याद रखना। अगर आपको एक बहुत बड़े एरिया का सर्वे करना है तो आप कौन सा स्केल सेलेक्ट करोगे? आपको रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है, याद कर लेना कि अगर आपको बहुत बड़ा एरिया सर्वे करना है, बड़े एरिया में इंडिया का मैप याद रख लो कि यार बड़ा एरिया मतलब इंडिया का मैप, इंडिया का मैप सर्वे करना है तो इतने किलोमीटर को छोटा मतलब स्मॉल स्केल, छोटा स्केल। समझ गए आप? ठीक है। लेकिन बड़ा एरिया भूल जाओ, अब बड़ा एरिया भूल गए। अब मुझे उस छोटी सी जगह को बिल्कुल डिटेल में दिखाना है कि वहां क्या क्या है, हर एक छोटी चीज दिखानी है। तो डिटेल के लिए मैं कौन सा स्केल लूंगी? डिटेल अलग है, छोटा बड़ा एरिया अलग। अब मुझे डिटेल दिखाना है, मुझे दिखाना है इस कमरे में क्या क्या है, कहाँ पर चेयर है, कहाँ पर लाइट है, कहाँ पर कैमरा है। तो कौन सा स्केल लूंगी? लार्जर स्केल लूंगी। तो इसका मतलब जब लार्जर स्केल लोगे, ये पेपर में पूछा गया है, मैं बताती हूँ क्वेश्चन कैसा पूछा गया है, तो वो उसमें आपको डिटेल सारी चीजें मिलेंगी। और जब हमारा एरिया इज लार्ज तो वहां पर हम स्केल स्मॉल लेंगे। ये क्वेश्चन गलत मत करके आना, बहुत लोग गलत करते हैं ये। ठीक है, तो आप याद रखना, एरिया ज़्यादा से इंडिया का मैप याद रख लेना, और इंडिया के मैप को एक छोटे से कागज़ में दिखाना है तो स्केल बहुत छोटा लेना पड़ेगा। समझ गए? कोई कंफ्यूजन है यहाँ पर? अब चलिए ज़रा। अच्छा मैम, ये तो हो गया, आपने समझा दिया स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल क्या है, हमें विजुअलाइज भी हो गया। लेकिन मैम इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बार वो भी बता दो ज़रा कि उसका आंसर हमें कैसे करना है। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट स्केल और लार्जेस्ट स्केल। छोटा सा एग्जांपल, एक वैल्यू है RF इज इक्वल्स टू 1/10,
एक वैल्यू है आर एफ इज इक्वल्स टू 1/100। कौन सी वैल्यू छोटी है, कौन सी वैल्यू छोटी है मैम? ऑब्वियस सी बात है, जिसमें हमने इसमें हमने क्या किया हुआ है, एक चीज को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है, यहाँ एक चीज को 1000 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वैसे भी देखा जाए तो इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा होगा, जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा होगा ओवरऑल वो टर्म क्या होगी, छोटी होगी। जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो लार्ज होगा। ये पता लग जाता है आपको क्या वैल्यू देखकर? तो जब मुझे क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट स्केल, क्या देखना है, डिनोमिनेटर। ऐसे याद रख लेना। सबसे पहले तो हमें अगर ये क्वेश्चन आता है, हमें उस वैल्यू को आर एफ की टर्म में लिखना है। दूसरी बात, उसका डिनोमिनेटर चेक करना है। इसमें क्या है, मैंने आपको एक पिज्ज़ा दिया, मैंने आपको एक पिज्ज़ा दिया खाने को, बोला 10 लोग बांट लो। 10 लोग ने बांटा, बड़े वाला पिज्ज़ा दिया जो सबसे बड़ा आता है ना वो वाला, 10 लोगों ने बांटा, मस्त पेट भर के खाया। और वहीं पर मैंने दूसरा एक पिज्ज़ा मैंने 1000 लोगों को बोला कि भाई तुम बांट लो, 1000 लोगों को मिला ही नहीं कुछ भी, छोटा छोटा। तो मतलब इस केस में क्या हुआ, ये हमारा लार्जर स्केल क्यों है, क्योंकि इसमें हमें बड़ा पिज़्ज़ा मिला खाने को, और ये छोटा है क्योंकि हमें यहाँ पर बहुत छोटा पार्ट मिल रहा है। तो लार्जर स्केल स्मॉलर स्केल हमें क्लियर हो गया है। अगर मुझे क्वेश्चन आता है तो वो इस तरीके से आएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट, और आपको ऐसे लिखा होगा ऑप्शन ए दिया होगा आर एफ इज इक्वल्स टू मान लो 1/100, ऑप्शन बी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, ऑप्शन सी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, और ऑप्शन डी 4:5100। कर दो अब इसका आंसर। पिज्ज़ा नहीं खाया, पिज़्ज़ा उनको नहीं मिला ना जिनको मैंने ये वाला पार्ट डिवाइड किया, बाकी लोगों को मिल गया। अब रात को डिनर का टाइम हो गया ना, इसलिए थोड़ी खाने की बात करेंगे तो मुझे मज़ा आएगा। आप खा दो पाओगे नहीं, अब क्लास तो देख रहे हो, है ना। अच्छा देखो, स्मॉलेस्ट बताना है, स्मॉलेस्ट बताना है, मुझे क्या करना होगा, स्मॉलेस्ट बताना है। ऑप्शन ए तो आर एफ की फॉर्म में है, इसको आर एफ में ही रखना है। पहली बात, जो आर एफ की फॉर्म में है उसको आर एफ में ही रखना है, ठीक है। अच्छा, और इसके आगे अगला जो है इसको आर एफ बना देते हैं ना, ये आर एफ नहीं है, इसको बना देते हैं। 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। उसमें 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 2 जीरो और आ जाएंगी। अच्छा मैम, सी ऑप्शन को चेक करते हैं। सी ऑप्शन क्या है, 1 सेंटीमीटर अपॉन 1000 मीटर, 1000 मीटर और 100 सेंटीमीटर, ठीक है। सेम तो नहीं हो गए दोनों ऑप्शंस, बी और सी? मतलब मैंने अभी अपने मन से लिखा था, क्वेश्चन तो हो सकता है। और इसमें क्या करोगे, इसमें भी मैम इसको 1:n की टर्म में बना देंगे, 4/51,000। तो ये आ जाएगा, और इसमें मतलब जो भी वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो इससे तो छोटी आ रही है जितना मुझे लगता है, 4 0 है ना, 4 0 है। अच्छा ये कैंसिल ही नहीं होगा यार, कैंसिल ही नहीं होगा। कितनी जीरो लगाई थी, 4 लगाई थी ना मैंने यहाँ पर। तो 4/5, 1 2 3 4, तो 1/1 समथिंग आगे कुछ आ जाएगा। अब मुझे क्या देखना है यहाँ पर, बी और सी तो सेम ही हो गए ना, बी और सी तो सेम ही हो गए। चलो ये मेरी गलती है, पर अगर मुझे चेक करना है इस तरीके के क्वेश्चन में तो क्या देखना है, डिनोमिनेटर। तो ये सेम ही हो गए दोनों, अगर मैं इसमें एक चीज़ एक टर्म अलग कर दूँ तो वो हो जाएगा मैनेज। आपको स्मॉलर स्केल समझ में आ गया कि कैसे पहचानना है, ये बता दो। स्मॉलर स्केल समझ में आ गया, वही कर रही थी मैं, कंफ्यूज हो गई, सॉरी। स्मॉलर स्केल कैसे करना है फाइंड आउट, वो समझ गए। और लार्जर स्केल कैसे करना है, लार्जर कौन सा होगा इन सब में, लार्जेस्ट स्केल कौन सा होगा, लार्जेस्ट स्केल मैम ऑप्शन ए होगा, लार्जेस्ट स्केल जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है। तो हमें ये पता चल गया कि आर एफ कैसे निकालना है, स्मॉलेस्ट स्केल कैसे ढूंढना है, लार्जेस्ट स्केल कैसे ढूंढना है। अब पेपर में क्या बोला होगा, अब पेपर में एरिया दिया होगा, एरिया दिया होगा कि मैप पर जो एरिया है दैट इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो ग्राउंड पर एरिया है मान लीजिए वो 1600। अब मैं ना ऐसी वैल्यू नहीं ले रही जो भी हमें सॉल्व करनी पड़ जाए, तो कुछ ऐसे करके किलोमीटर स्क्वायर है, इसको मैं एक्स मान लेती हूँ, एक्स किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है।
अब आर एफ निकालो। हमने तो फॉर्मूला पढ़ा है, आर एफ होता है डिस्टेंस ऑन मैप टू द डिस्टेंस ऑन ग्राउंड। पर मैम एरिया के केस में क्या करेंगे? एरिया के केस में आर एफ कैसे निकालोगे? याद रखना पेपर में आता है। तो एरिया ऑन मैप, एरिया ऑन मैप टू द एरिया ऑन ग्राउंड। मैं इसका क्वेश्चन लेके आई हूँ प्रॉपर, वो करवाती हूँ आपको। एरिया ऑन मैप टू द एरिया इन ग्राउंड, अंडर रूट आएगा, अंडर रूट आएगा। और इस बात का बहुत ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, स्टार भी लगा दिया है, याद भी रखना है। तो जो एरिया मुझे यहाँ दिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और जो डिनोमिनेटर में दिया है x किलोमीटर स्क्वायर, इसका अंडर रूट लेना है। जब डिस्टेंस आया है तो अंडर रूट नहीं आएगा। यही सब क्वेश्चंस आए हैं। अब आपको लग रहा है ना कि ये तो हलवा है, लग रहा होगा, सर्वे ऐसा ही लगेगा। और मैं आपको बोल रही हूँ जब बुक उठा के क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे तो बन जाएंगे ना क्वेश्चन, तब कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो क्या बोला मैंने? जब एरिया दिया होगा तो अंडर रूट लेना है, जब डिस्टेंस लिया होगा तो डिस्टेंस ऑन मैप टू द डिस्टेंस ऑन ग्राउंड। समझ में आ गया? चलो अब इसका जरा क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्वेश्चन देखते हैं, फिर मैं आपके साथ अगले टॉपिक पर जाऊंगी। आई होप मैं इसका क्वेश्चन लेकर तो आई थी। 1 मिनट दीजिए ज़रा, अगर मुझे मिल जाता है तो अच्छा हो जाएगा। देखिए ज़रा, इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। ये क्वेश्चन जो मैं लेकर आई हूँ किसी ना किसी एग्जाम में आ रखे हैं। चलो इसका सवाल का आंसर बताइए। अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ 16 किलोमीटर स्क्वायर इन द एरिया इज शोन ऑन मैप बाय सिमिलर रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। RF of the scale to the measured distance of 4 किलोमीटर will be। इसका आंसर बता दो, मेरे को समझ में आ जाएगा कि एरिया का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। मेरे को ये क्लियर हो जाएगा कि एरिया का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका है। तो इसका आंसर बता दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा टॉपिक है हमारा आज का, वो पूरा हो जाएगा कि स्केल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। फिर इसके आगे वाले जो पार्ट हैं, आगे वाले जो टॉपिक हैं, उनको हम अपना नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या आंसर होगा? कोई आंसर बी बता रहा है, कोई सी। नेक्स्ट क्लास से पोल बताऊंगी। अभी मैं ना पोल में आपका वो नहीं करवा पा रही, रिजल्ट नहीं दिखा पा रही। नेक्स्ट क्लास से पक्का पोल में आंसर, क्वेश्चन आंसर होंगे। तो आपको इसमें आरएफ निकालना है। मैम आरएफ किसके बराबर होगा? आरएफ होगा एरिया ऑन, एरिया आपका कितना है मैप पर मैम? रेक्टेंगुलर प्लॉट 16 किलोमीटर स्क्वायर, जिसको शीट पे कितना दिखाया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय ये कितना आ जाएगा 16 किलोमीटर स्क्वायर। अब क्या करना है मैम? डिनोमिनेटर की यूनिट चेंज करनी है। किसके अकॉर्डिंग? न्यूमिनेटर के अकॉर्डिंग। 16 किलोमीटर, अब ये किलोमीटर स्क्वायर है। आपको पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो कितना हो गया? 10⁵ इंटू 10⁵। लेकिन इसका भी क्या आएगा? स्क्वायर। तो अब ये चेंज हो गया मैम सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये कैंसिल हो गया। 16 का अंडर रूट कितना होता है? 4। 1/4, 10⁵ और 2। आपको पता होगा अंडर रूट का मतलब कितना होता है? 1/2। अंडर रूट का मतलब 1/2। तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10⁵। तो 4 इंटू 10⁵। वेरी गुड, जिसने आंसर भी बताया बिल्कुल सही बताया। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अरे सही है क्वेश्चन। किसी ने कहा क्वेश्चन गलत है क्या? अरे ऊपर आता है जो आपके पास मैप पे एरिया होता है, डिनोमिनेटर में आता है जो आपका ग्राउंड। आप ऐसे ध्यान रखना, ऊपर छोटे वाला आता है, नीचे बड़ा वाला एरिया आता है। ठीक है, नीचे बड़ा वाला एरिया आता है। अब बताओ, अब क्लियर है? अब मैं आगे बढ़ सकती हूँ। आगे मैं आपको थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने की बात पे आ रही थी, तो वहां पर वापिस आती हूँ। किसी को पूछना है इस क्वेश्चन में कुछ? कोई बोल रहा है आंसर डी होगा, कोई बोल रहा है आंसर डी होगा। ये अंडर रूट है। 16 का अंडर रूट कितना होता है? 16 का अंडर रूट कितना होता है? 4 होता है। 16 का अंडर रूट होता है मैम 4, वो 4 लिख लिया। मैम 10⁵ का स्क्वायर किया है, उसका अंडर रूट कितना होता है? अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 10⁵, 1 2 बाहर आया और 1/2 बाहर आया, 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना? 10⁵।
10⁵ आंसर क्या आ गया? ऑप्शन बी। अब बताइए। अच्छा, इंग्लिश हिंदी में डिफरेंस है क्या? इंग्लिश हिंदी में डिफरेंस है। एक जिसका क्षेत्रफल, हाँ ये गलत दिया है, 16 आएगा, 16। अच्छा, आपने 4 के अकॉर्डिंग किया होगा तो आंसर तब भी नहीं आना था। तो 4 के अकॉर्डिंग ये गलत है, इसे करेक्ट कर लीजिए। सॉरी, इसमें गलती हो गई होगी, आप इसको 16 कर लीजिए, है ना, क्योंकि वहां लिखा है वो आंसर इसके अकॉर्डिंग ही सही है। अब क्लियर हो गया ना? 4 नहीं लेना है, 16 लेना है। अब चलिए, अब मैं वापस आ सकती हूँ ना अपने सेम पॉइंट पर? सेम पॉइंट पर वापस आ जाएं, बोलिए। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हम 4 नहीं मानेंगे, 16 मानेंगे। मुझसे गलती हो गई है, माफ कर देना, वो देखा नहीं हिंदी में ये लिखा हुआ है कि नहीं। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हमने देख लिया स्केल क्या होता है। स्केल का मतलब है डिस्टेंस ऑन मैप टू द डिस्टेंस ऑन ग्राउंड। इसको हम कैसे दिखाएंगे? इसको हम लोग इंजीनियर स्केल की टर्म में दिखा सकते हैं या आरएफ की टर्म में दिखा सकते हैं। 4 नहीं हो, अच्छा वो क्वेश्चन में 4 क्यों दिया है? क्वेश्चन में 4 आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। क्वेश्चन में 4 देने का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। मैं बता रही हूँ, कुछ सवाल ऐसे ही आएंगे जिसमें आप लोगों को एक्स्ट्रा चीजें दी होंगी, और इवन मैं भी क्लास में आपको वो क्वेश्चन करवाऊंगी, ताकि पेपर में जाकर आप ये अवेयर रहें कि इसने जो पूछा है वो तो सॉल्व हो गया, मतलब तीसरी चीज फालतू है, उसको इग्नोर करना है। तो यहाँ पर भी इसने जो था वो मतलब कि 4 किलोमीटर की दूरी मापने के लिए जो लिखा है ना, तो 4 किलोमीटर नापे, 12 नापे, 10 नापे। हमसे स्केल पूछा है, स्केल इस फॉर्मूला से आ जाएगा। इस 4 का यहाँ पर कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। इस 4 का, हाँ वही बोल रही हूँ, हिंदी में मिस्टेक हो गई मुझसे, माफ कर दो। अब कितनी बार माफी मांगूंगी, हाँ चेक कर लूंगी अगली बार से। अब इधर पढ़ा था ना हमने 16 किलोमीटर स्क्वायर, तो आधे लोगों ने वहां से भी आंसर किया था, ठीक है। अच्छा, अब क्लियर है? ये 4 एक्स्ट्रा दिया हुआ था। तो ऐसा बहुत बार होता है पेपर में, वो एग्जामिनर ना ये चेक करना चाहता है कि आपको अपने आंसर पे भरोसा है क्या। अगर आपको आपके आंसर पे भरोसा होगा तो आप आंसर कर दोगे। जिसको लग रहा है यार 4 दिया है, अब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो सकती है, तो उसने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, वो आंसर करके ही नहीं आएगा, है ना। कितना टाइम हो गया? अच्छा, लास्ट का एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं अभी, है ना। अच्छा अच्छा मैम, हमारा काम तो स्केल का सारा काम मैप के नीचे लिखकर ही हो रहा है। अच्छा, एक क्वेश्चन अभी नहीं देखना है। अच्छा मैम, हमने अभी तक जितनी भी चीज़ें आपने हमें बताई कि हम मैप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, कि हमने देखा न्यूमेरिकली भी बता सकते हैं, ग्राफिकली भी बता सकते हैं। न्यूमेरिकल लिख के सारा काम हो रहा है, न्यूमेरिकल लिख के सारा काम हो रहा है, तो ग्राफ बनाने की ज़रूरत क्यों है? जब हम बता पा रहे हैं इतना किलोमीटर इतना सेंटीमीटर है, तो ग्राफ में क्यों दिखाना है? बात है ना, क्यों? हाँ, कल संडे, कल क्लास नहीं होगी, तो बात ये है कि हम लोग इसको दिखाएं क्यों भाई? जब हमारा सारा काम हो चुका है तो ग्राफ को दिखाने का क्या मकसद है? अब ध्यान से सुनना, इतना बढ़िया मकसद है, आपको मजा आ जाएगा। तो क्या चीज़ है ये? मैंने बनाया प्लान या फिर मैंने बनाया मैप। अब क्या हुआ, आपने आपने देखा है वो जो पटवारी होता है उसके पास एक रजिस्टर होता है और उसके पेज येलो कलर के हो गए होते हैं। फिर से हम पटवारी पे पहुंच गए, मतलब जमीन तो खरीद के ही रहेंगे इस बैच के बाद। पटवारी के पास जब आप जाते हो तो उसके पास जो एक रजिस्टर होता है उसके पेज श्रिंक हो गए होते हैं और येलो कलर के होते हैं। या हमारी जो पुरानी नोटबुक होती है उसमें भी सेम चीज़ देखने को मिलती है। यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर हम आज से 20 साल पुराना कोई कॉपी कोई बुक देखते हैं तो एक तो उनसे अलग सा स्मेल आता है और दूसरा वो सिकुड़ गए होते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मैप या प्लान श्रिंक हो जाना। और ये होता है, ये टाइम के साथ होता है, बिल्कुल होता है। टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है मैम, और टेम्परेचर की वजह से हो सकता है, ह्यूमिडिटी की वजह से हो सकता है। अब होगा क्या कि मैंने ईयर 2020 में सर्वे किया था, 2020 में सर्वे किया था, और सर्वे करने पर यहाँ उसकी सारी डिटेल्स जो थी वो सारी कलेक्ट करके ड्रॉ की थी, और यहाँ साथ में लिखा था 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 मीटर के बराबर है। अब हुआ क्या कि जब मैंने आज 2023 में
आज जब मैंने ईयर 2023 में वही सेम कागज निकाला और देखा कि मैं उसी सेम ग्राउंड की सारी ऑब्जर्वेशन चेक करती हूँ यार कि वो सही है या नहीं है। तो अब क्या हुआ, अब यहाँ पर क्या था कि मैंने ना स्केल लिया, स्केल जिससे हम लेंथ मेजर करते हैं। तो उस स्केल ने मुझे ये वाला डिस्टेंस बताया 1 सेंटीमीटर, उसने बताया डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, तो मतलब ग्राउंड पे कितना डिस्टेंस था, तो इसके अकॉर्डिंग मैम ग्राउंड पे 100 मीटर था। लेकिन अब क्या हुआ, टाइम के साथ कागज हो गया श्रिंक, पर श्रिंक होने के साथ साथ हुआ कि आपकी जो लिखी हुई राइटिंग थी ना उसमें थोड़ा सा श्रिंक आ गया, जो फॉन्ट साइज था आपका वो थोड़ा सा छोटा हो गया, यही हो सकता है। अच्छा, फॉन्ट साइज छोटा हो गया मैम। अब मैंने फिर से स्केल रखा और यहाँ पे डिस्टेंस देखा तो वो मेरे पास आया 0.9 सेंटीमीटर। तो 0.9 सेंटीमीटर आया, तो मतलब ग्राउंड का डिस्टेंस कितना हो गया, 0.9 सेंटीमीटर आया, तो ग्राउंड का डिस्टेंस कितना हो गया, जरा ये बता दो मुझे। हाँ, तो मैम इसका मतलब आपने 1 सेंटीमीटर तो पहले था, वो 1 सेंटीमीटर तो पहले था मैम। अब ये डिस्टेंस 0.9 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर 100 मीटर के बराबर है, तो ये ग्राउंड में कितना डिस्टेंस हुआ ये तो बता दो स्केल कन्वर्ट करके। ग्राउंड का डिस्टेंस 90 मीटर, वेरी गुड, तो 90 मीटर। तो इसका मतलब है कि जब मैं इतने टाइम के बाद 2020 मैंने पास ले लिया यार, थोड़ा 2000 रखते हैं इसको, ये 2000 रखते हैं, ये ज़्यादा जच रहा है अब। तो जब मैं इतने सालों के बाद इस मैप को देख रही हूँ, इस मैप के अकॉर्डिंग इन दो के बीच 90 मीटर डिस्टेंस है। सोचो कितना ज़्यादा एरर हो गया है, आ गई ना इतनी ज़्यादा गलती। तो खराब भाई, पहले जो इतना मेहनत करके सर्वे किया था काम खराब हो गया। अब करेक्ट कैसे करे भाई, ग्राउंड पे जाओ, मैं बोल रही हूँ जाओ ग्राउंड पे और फिर से ये सारी मेजरमेंट लेके आओ। अब आप ग्राउंड पे गए, आप वहाँ हैरान हो गए मैम वहाँ तो इतने घर बन गए, हम कहाँ से इन पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे। 20 सालों में मैम कितनी कंस्ट्रक्शन हो जाती है, कहीं घर है कोई बिल्डिंग है, लोग हमें सर्वे ही नहीं करने दे रहे। तो अब क्या करोगे, अब मैं करेक्ट कैसे करूँ इसको। तो अब जब आप इंजीनियरिंग स्केल लिखोगे कोई चांस ही नहीं बनता आप करेक्ट कर सकोगे। अच्छा, सेम चीज है, अगर मैंने यहाँ पर RF लिखा होता 1/1000 तो भी फॉन्ट साइज ही छोटा होता, तो फॉन्ट साइज छोटा होता मैम ये भी 1000 ही आता। अभी भी करेक्शन नहीं कर सकते मैम, ग्राउंड पे जाना पड़ेगा 20 सालों के बाद, फिर जाके देखेंगे अरे यहाँ तो क्या क्या बन गया है। तो मतलब बोलने का ये है कि जब हम न्यूमेरिकली स्केल से रिप्रेजेंट करते हैं शीट के ऊपर, जब एरर आता है मैप और प्लान के श्रिंक होने की वजह से, तो उस एरर को रिमूव नहीं किया जा सकता। क्योंकि इस एरर को इन दोनों स्केल से रिमूव नहीं किया जा सकता, तो हमें तीसरे स्केल की ज़रूरत पड़ी और वो है हमारा ग्राफिकल स्केल। तो इसीलिए हमें किस स्केल की ज़रूरत पड़ी, इसीलिए हमें पड़ी मैम ग्राफिकल स्केल की ज़रूरत। तो मैम ग्राफिकल स्केल ने कैसे एरर को करेक्ट किया, एक छोटा सा हिंट बता दो हमें, ग्राफिकल स्केल ने कैसे इस चीज़ को कंपनसेट किया। अब ग्राफिकल स्केल में मैंने गेम खेल दी, मैंने क्या किया, मैंने बोला ईयर 2000 में जब मैं इस एरिया का जो भी सर्वे कर रही थी, मैंने उस सर्वे करते टाइम इस शीट पर एक स्केल बना दिया और मान लो स्केल की जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर की लाइन मैंने ड्रॉ कर दी ईयर 2000 में। अब जब मैं ईयर 2023 में देखूंगी, अगर मैं 2023 में देखूंगी तो पूरा कागज एक ही रेट से श्रिंक हुआ होगा ना, तो यहाँ पर अभी भी ये सारी ऑब्जर्वेशन है। अब मुझे क्या करना है मैम, आपने जो 2000 में स्केल बनाया था ना, मैं क्या कर रही हूँ अपना स्केल ला रही हूँ, मैंने मेजर कर लिया। अब मैं 2023 में इसी लाइन को मेजर कर रही हूँ और इस लाइन को मेजर किया, ये 0.9 सेंटीमीटर आई। अब मुझे पता चल गया, कंफर्म हो गया कि मैम ये तो श्रिंक हो गया है, इसका मतलब मैम श्रिंक हो गया है। पिछले केसेस में तो ग्राउंड पे जाके मेजर करके पता चल रहा था, इस केस में अभी पता चल गया कि मैप में प्लान जो है वो श्रिंक हो गया है। तो यहाँ पर क्योंकि हमें पता लग गया कि मैप या प्लान श्रिंक हुआ है, कितना हुआ है वो भी पता चल गया, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। अब करेक्शन पॉसिबल है, क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन आएगा यहाँ से पेपर में, क्वेश्चन सुन लो, एक क्वेश्चन आएगा यहाँ से, क्वेश्चन पूछेंगे कि इनमें से कौन सा स्केल है जो श्रिंकेज की वजह से अफेक्ट नहीं होता, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल
इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू टेम्परेचर या फिर ड्यू टू श्रिंकेज? तो आपका आंसर होगा ग्राफिकल स्केल। अभी अभी ग्राफिकल स्केल क्यों होगा? क्योंकि इस केस में करेक्शन लगा सकते हैं और वो करेक्शन मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि पहले ही दिन मैं सब चीज़ें बताऊं और आप कहीं बोर हो जाओ और अगली क्लास में बोलो कि मैम आपने पहले दिन थका दिया, है ना। तो इसीलिए अगला हम पार्ट नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हाँ बस इतना ही है, इतना ही है, इसके आगे नहीं बता रही मैं। तो मैं क्या कह रही हूँ, तो ग्राफिकल स्केल वो स्केल होगा जिसमें हम करेक्शन लगा पाएंगे, जिसमें हम करेक्शन को कंटिन्यू कर पाएंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो अब आराम से रेस्ट करो। जिसने पिछली क्लास नहीं देखी रिवीजन करो, सोने से पहले रिवीजन करना है। और मेरे कुछ क्वेश्चन का, मेरे 2-4 क्वेश्चन का आंसर दे के जाओगे क्या? अच्छा 2-4 क्वेश्चन का आंसर दे जाओ, हाँ 2-4 क्वेश्चन का आंसर दे जाओ। चलो आपका मन नहीं है तो क्या कर सकते हैं ना। अच्छा वैसे भी अभी हमने क्या पढ़ा, सर्वे की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव हम सर्वे को क्लासीफाई कर रहे हैं। कैसे क्लासीफाई कर रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है क्लासीफाई करने का? हमारा पर्पस है कि हमने इंजीनियरिंग सर्वे किया, हमने माइन सर्वे किया, हमने मिलिट्री किया, फिर हमने देखा कि माइंस कहाँ है, कोल्ड की माइंस कहाँ है, गोल्ड की, कोल की, ये देखा। फिर हमने देखा कि अच्छा सर्वे का क्लासिफिकेशन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहा है, फिर सर्वे के प्रिंसिपल क्या है, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। 2 पॉइंट्स का जो पोजीशन है वो निकालने के लिए तीसरे पॉइंट की पोजीशन ऑलरेडी हमें पता होनी चाहिए। ग्राउंड के पॉइंट को प्लॉट करना है, एक शीट पे बनाना है, स्केल सेलेक्ट करना पड़ेगा। स्केल को 2 तरीके से दिखा सकते हैं, न्यूमेरिकली और ग्राफिकली। न्यूमेरिकली को दिखा सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर की टर्म में, और दूसरा इंजीनियर स्केल की टर्म में। तो रिवीजन मैंने ही करवा दी, मेरे को लग रहा है आप सुनने के मूड में नहीं हो, तो मैंने रिवीजन आपकी अपने आप करवा दी। तो मुझे लगता है चलो एंड करते हैं फिर आज की क्लास, ठीक है एंड करते। और अच्छे से रेस्ट कीजिए, कल तो क्लास नहीं होगी। नहीं क्वेश्चन अगले के लिए तैयार रहना कि क्लास में स्टार्टिंग में क्वेश्चन लेकर आऊँगी, ठीक है। और अगली क्लास के स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन से आज वाली क्लास रिवाइज हो जाएगी आपकी, ओके। बिल्कुल सही बोला, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट एंड एट लीस्ट 2 मेजरमेंट। अब मत सोना, रिवाइज तो मैंने ही करवा दिया। अगली क्लास ना हमारी स्केल्स वाली क्लास होगी, लेकिन वो मंडे को होगी और सुबह होगी, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। क्योंकि मुझे स्केल्स वाला टॉपिक पढ़ाना है तो मंडे को मैं उसको 10 बजे लूँगी। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, 1.5 आवर या 2 घंटे में हो जाएगा। उसके बाद अगली क्लास हमारी शाम को 6 बजे होगी। तो एक क्लास मुझे स्केल्स को पढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा लेनी होगी, तो वो मंडे को होगी। और आप एक बार ज़रूर ऐप पे चेक कर लेना, मिस मत करना उस क्लास को, क्योंकि मंडे से हम हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे, इसलिए मैंने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया है। मंडे को 10 बजे, कल है आरसीसी की, मंडे को 10 बजे, तभी आप आगे वाले चैप्टर्स में कंटिन्यू कर पाएंगे। एक ही क्लास है स्केल्स वाले टॉपिक को कवर करने के लिए, ठीक है। तो आप उसको बाद में चाहे एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना। वैसे मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इसी टाइम पर सारे टॉपिक्स करवाऊँ, लेकिन कुछ जैसे आज इंट्रोडक्शन क्लास थी तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम हमें ज़्यादा लग गया सब्जेक्ट को समझने और इंट्रोडक्शन में। तो बाकी हम लोग क्या करेंगे, साथ साथ ही पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। तो एक क्लास है, सिर्फ एक क्लास के लिए मैनेज करने के लिए बोल रही हूँ, उसके बाद से हम कोशिश करेंगे सेम रहे वो टाइम। बाकी कोशिश ये है कि कोई क्लास क्लैश ना हो, जैसे आप बोल रहे हो ना डेली होती है, कोशिश ये रहेगी कि कोई भी क्लास क्लैश ना हो, ओके। नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप चेक करते रहना ऐप पे, बाद में मत बोलना कि मैम पता नहीं चला। चलिए तो अभी के सेशन को एंड करती हूँ और ये मानकर चलती हूँ कि आज जो हमने पढ़ा वो आपको सबको समझ में आया होगा। और रिवाइज भी अभी मैंने करवा दिया है, और अगली क्लास में आने से पहले आप एक बार बस सारे टॉपिक्स को देख कर आना, ठीक है। चलिए तो अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।